जय श्री कृष्णा यार सबको। डे 11 ऑफ 270 हार्ड चैलेंज। तो कैपेसिटर्स हम लोग ने किया था यार डीसी पांडे से। ऑब्वियसली उसकी अभी एक्सरसाइज हमारी करनी बची है। वो हम लोग बाद में करने वाले हैं। पहले पोटेंशियल एक बार यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट्स भी कर लें, पोटेंशियल भी कर लें, फिर उन दोनों की एक्सरसाइज साथ में करने लगेंगे। एंड मुझे ऑब्वियसली कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आप लोग को पहले से ही सिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप ये समझ के चलो कि व्हेन वी टॉक अबाउट कैपेसिटर्स के सीरीज पैरेलल के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, तो आप लोग को आइडिया लगना चाहिए कि कैसे उनको सॉल्व करते हैं। तो आपको बेसिकली किरचॉफ वगैरह सिखा दूंगा पहले से ही, तो आप लोग के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मदद होगी। तो आप लोग यही समझिए, अभी और 4-5 दिन के अंदर हम लोग इनके PYQs एंड बुक्स वगैरह पूरी की पूरी ख़त्म करके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यार फटाफट से स्टार्ट करते इलेक्ट्रोस्टैट्स। एंड इसको जितना जल्दी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं उतना जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक हम लोग को चीज़ें आती तो पहले से ही हैं। चलो, तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कोम करते हैं हेयर को, ये सब हो जाता है। आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस लाई इन द फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन के बारे में हम लोग इधर पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के अगर बात करें तो लाइक मास, इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एंड ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आपके प्रेजेंट होते हैं। एक आप लोग का बेटा पॉजिटिव होता है, एक आप लोग का बेटा नेगेटिव होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन हैज़ नो नेट चार्ज। ई की वैल्यू हम लोग की आती है, ई की वैल्यू अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड अगर चार्ज वाइज देखें तो इट इज़ -E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड +E फॉर प्रोटॉन। ठीक है, फिर उसके बाद लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, बात कर चुके हैं। चार्ज इज अ स्केलर एंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज इज क्वांटाइज, द क्वांटम ऑफ चार्जेस ई। तो चार्ज इज क्वांटाइज हम लोग ने पढ़ा था, क्यू इज इक्वल टू एनी, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, द चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। सो चार्ज ऑन बॉडी कैन नेवर बी 1/3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा एक नंबर होगा। बाकी तो ये सारी चीज़ें, ये जो सब दिया हुआ है, क्वार्क्स एंड ये सब अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा। और ये जो एंगुलर मोमेंटम वाली चीज़ है, ये तो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, हम लोग बाद में देखने भी वाले हैं। ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था ना, एक वर्ड आता है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, मैं पहले से ही आप लोग को बोला था, ऐसे वर्ड्स हम लोग को भी करवाए थे, और ये वर्ड्स एक्चुअली हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में देखने भी वाले हैं। ठीक है, अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हम लोग बात कर ही चुके हैं। अ चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सेलरेटेड मोशन produces both electric and magnetic field as well but does not radiate energy। ये सब क्यों होता है मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। but an accelerated charge particle not only produces an electric एंड मैग्नेटिक फील्ड बट ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी। ठीक है, तो जब आप लोग के पास एक्सेलरेशन नहीं है तो आप लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी रेडिएट नहीं करते। जैसे ही आप लोग के पास एक्सेलरेशन आ जाती है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हो और आप रेडिएट भी करते हो एनर्जी को। ठीक है, सो अनएक्सेलरेटेड आप कुछ नहीं रेडिएट करते एनर्जी, एक्सेलरेटेड आप एनर्जी रेडिएट करते हो। ये हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया था 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं। ठीक, देखो जो चीज़ एनसीईआरटी में हो चुकी है वो मैं ऑब्वियसली वापस रिपीट करने नहीं वाला हूँ। सो फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेयर एज एन इंसुलेटर they are tightly bound to their respective atoms. In an uncharged body they are equal number of positive and negative charges. So इसलिए हम लोग चार्ज की वैल्यू 0 लेकर के चलते हैं, नेट चार्ज की वैल्यू। ठीक है, द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर द मेटल्स, ह्यूमन बॉडी एंड द अर्थ, एंड दैट ऑफ इंसुलेटर्स आर ग्लास। ये सब इन मेटल्स फ्री चार्जेस आर फ्री इलेक्ट्रॉन नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। सेमी कंडक्टर्स आप लोग की तीसरी क्लास है बेटा, and third class of materials and the electrical properties are somewhere between those of insulators and conductors. Silicon and germanium are well known examples. तो अब बेटा चार्जिंग बाय बॉडी आ जाओ। तो हम लोग ने बहुत जगह एक चीज़ देखी है कि जो आप लोग का बेसिकली
क्वेश्चंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडक्शन जैसी चीज़ हम लोग ने बात की थी. कहाँ पर बात की थी? याद करो याद करो याद करो याद करो. कैपेसिटर्स के टाइम वी टॉक्ड अबाउट इंडक्शन एज वेल. कब बात की थी? कि भाई इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे. तो इंड्यूस चार्जेस का मैंने तुम लोग को मतलब भी बताया था कि सैया ने देखा ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई, बिना कुछ किए भी शी गॉट वेट. समझ में आई बात? तो बिल्कुल उसी तरीके से बेटा कि जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि एक जगह चार्ज आप लोग का प्रेजेंट है लेकिन उस तरफ आप लोग न्यूट्रल हो, लेकिन होगा क्या? अगर यहाँ पर प्लस चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ पर माइनस क्यू वाले इससे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि सैया जी यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा हॉट दिखते हैं. ठीक है, तो बस लड़की यहाँ पर पिघल गई. ठीक, चलो. तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी में अब हम लोग 3 केसेस देखेंगे बेटा. रबिंग, कंडक्शन एंड रबिंग दैट इज फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट इंडक्शन. तो तीनों चीज़ें एक बार देख लेते हैं एंड लेट्स मूव फर्दर. ठीक है. चार्जिंग बाय रबिंग. द सिंपलेस्ट वे टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक चार्जेस इज टू रब सर्टन बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर. ये सब पढ़ चुके हैं. व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ये पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज बाय द सेम अमाउंट. द एक्सप्लेनेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग इज सिंपल. फिर हम लोग ने बात की थी कि जितने चार्ज इधर से उधर कूदते हैं उतने चार्ज इधर से उधर आ जाते हैं. बेसिकली जितने चार्ज कूदते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज इसका हो जाता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज इसका हो जाता है. बट अगर हम लोग नेट चार्ज की बात करें तो अभी भी नेट चार्ज आप लोग का 0 है क्योंकि कोई अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं आया. जो इधर से उधर कूदा है वो कौन से चार्जेस थे? वो सिर्फ और सिर्फ इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे. ठीक है. When rubbed against each other, some electrons from one body pass on to another. The body that donates the electron become positive, दूसरा वाला नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. द अदर प्लेसेस वेयर द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड. एम्बर इज रब्ड विद वुल और क्लॉथ. फिर क्लाउड्स ऑल्सो बिकम चार्ज बाय फ्रिक्शन एंड देन वी टॉक्ड अबाउट लाइटनिंग एज वेल. अब हम लोग बात करते हैं बेटा चार्जिंग इन कॉन्टैक्ट या चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, जो इसको कंडक्शन भी कहते हैं हम लोग. यार ऐसा ना हो वापस ऑन नहीं की मैंने. ठीक है. सो व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड इज रब्ड ऑन अ मेटल ऑब्जेक्ट such as a sphere, some of the excess electron from the rod are transferred to the sphere. Once the electrons are on the metal sphere where they can move readily, they repel one another and spread out over the sphere surface. तो यही पूरा हम लोग ने कंडक्टर को चाट लिया था बेटा. तो जब हम लोग ने कंडक्टर को चाटा तो आप ये चीज़ समझो कि चाटा इन द सेंस कि जब हम लोग ने कंडक्टर्स पढ़ा था तो हम लोग ने कंडक्टर्स में क्या पढ़ा था? हम लोग ने बेसिकली कंडक्टर्स में इतना ही पढ़ा था कि जैसे ही उस पर चार्ज आएगा वो चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? क्योंकि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से वो लोग एक ऐसी कन्फिग्रेशन बना लेंगे कि आप लोग देख पाओगे कि चार्ज आप लोग का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सरफेस के ऊपर. तो यही सारी चीज़ें थी यार. तो ये देखो इसके पास भी नेगेटिव थे, इसके पास भी नेगेटिव थे, इसने अब नेगेटिव अपने इसको दे दिए तो अब ये सारे के सारे चार्ज आपके स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए. सो व्हेन द रॉड इज रिमूव्ड, ये द इंसुलेटेड स्टैंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम फ्लोइंग टू द अर्थ, इसलिए हम लोग इंसुलेटेड स्टैंड रखते हैं. व्हेन द रॉड इज रिमूव्ड द स्फीयर इज लेफ्ट विद अ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस. In a similar manner, the sphere will be left with a positive charge after being rubbed with a positively charged rod. In this case, electron from the sphere would be transferred to the rod. The process of giving one object a net electric charge by placing it in contact with another object that is already charged is known as चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट. तो ये चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट होती है क्योंकि ये पहले से ही चार्ज है और फिर आप टच करके, ठीक है. यहाँ पर तो फिर भी आप टचिंग कर रहे हो. ठीक, मैं जस्ट उठा हूँ और लेक्चर बना रहा हूँ तो मेरी हालत अभी नींद में तो है ही है, बट ठीक है यार, क्योंकि नहीं तो टाइम नहीं मिलना. अब इसके बाद लेक्चर्स वैसे चालू हो जाएंगे क्लासेस के, है ना. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू चार्ज अ कंडक्टर इन अ वे दैट डज नॉट इन्वॉल्व कॉन्टैक्ट. तो यही है बेटा वो इंडक्शन, है ना. चलो, तो इबोनाइट रॉड थी. अब ये वाला जो मेरा मेटल स्फीयर था वो बेटा न्यूट्रल था स्टार्टिंग में, ठीक है. In figure A, a negatively charged rod brought close to but does not touch a metal sphere. ठीक है. In the sphere, the free electron close to the rod move to the other side by repulsion.
As a result, the part of the sphere near to the rod becomes positively charged and the part farthest from the rod gets negatively charged. तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी है. ये स्टार्टिंग में न्यूट्रल था बेटा. अब क्या होगा, जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो आप लोग के दूर जाने लगेंगे, इधर से रिपल्सिव फोर्स आएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने लगेंगे. तो सारे पॉजिटिव चार्ज आपके यहाँ पर आ गए, सारे नेगेटिव चार्ज आपके यहाँ पर आ गए. तो दिस इज हाउ things go. Now if the rod is removed, the free electrons return to their original places and the charged region disappears. Under most conditions, the earth is a good electric conductor. So when a metal wire is attached between the sphere and the ground as shown, some of the free electrons leave the sphere and distribute themselves on the much larger earth. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आप लोग के जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कंडक्ट होते हैं और ये भी हमारा कंडक्टर है. ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, तो सारा चार्ज इधर से उड़ करके उधर चला जाएगा. और अगर सारा चार्ज इधर से उड़ करके उधर चला गया तो ये वाला पूरा का पूरा पॉजिटिव रह जाएगा. ठीक है, सो अंडर मोस्ट कंडीशन, सो व्हेन अ मेटल वायर इज अटैच्ड बिटवीन द स्फीयर एंड द ग्राउंड, some of the free electrons leave the sphere and distribute themselves on the much larger earth. If the grounding wire is then removed, followed by the ebonite rod, the sphere is left with a net positive. So the process of giving one object a net electric charge without touching the object to a second charge object is called charging by induction. The process could also be used to give the sphere a net negative charge. अगर एक positive rod आप लेकर के आओगे, ठीक है, then electrons would be drawn up from the ground through the grounding wire and onto the sphere. तो बेटा ये चीज़ ना, ये जो लाइन लिखी है ना बेटा, ये प्लीज़ मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये लाइन का अर्थ मैं बहुत जल्दी आप लोग को समझाने वाला हूँ और इन डिटेल समझाऊंगा. ठीक है, ये चीज़ बस, ये लाइन बस एक ना लिख करके रख लो, ये लाइन बस एक बार लिख करके रख लो. Electrons would be drawn up from the ground through the grounding wire and onto the sphere. वो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपने पॉजिटिव एंड से अर्थिंग करने की कोशिश की, अगर आप लोग ने पॉजिटिव एंड से अर्थिंग करने की कोशिश की, तो आप ये मान के चलो बेटा कि ग्राउंड से मतलब अर्थ से अब आपका चार्ज इधर आएगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, एंड पॉजिटिव जो आप लोग का साइड हो गया स्फीयर पर. एंड अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की अर्थिंग करते हैं, मतलब नेगेटिव चार्जेस की अर्थिंग करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता है. ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न आप लोग को समझ में आना चाहिए. ठीक है, और ये रीज़न हम लोग जब पोटेंशियल अभी आगे देखेंगे तो पढ़ेंगे, और अर्थ की के बारे में भी इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आप लोग को बहुत ही अच्छी क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा. जिन लोग को पता है कि क्यों ऐसा होता है वो लोग प्लीज़ कमेंट लिख सकते हैं और दूसरों को ऑब्वियसली ज्ञान अपना बांट सकते हैं. ठीक है, so if the sphere were made from an insulating material like plastic instead of metal, the method of producing a net charge by induction would not work because very little charge would flow through the insulating material and down the grounding wire. However, the electric force of the charged rod would have some effect. As shown, the electric force would cause the positive and negative charges in the molecule of the insulating material to separate slightly. थोड़ा बहुत ही होगा क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये कंडक्टर नहीं है. With the negative charges being pushed away from the negative rod, the surface of the plastic sphere does acquire a slight induced positive charge, although no net charge is created. तो बात करते हैं बेटा इफ़ वी कोम बार हेयर ऑन अ ड्राई डे, ये सारी चीज़ें हो चुकी है बेटा. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पोटेंशियल वाले में. ठीक है, चैप्टर में ये कर लेना. डज द अट्रैक्शन बिटवीन कोम एंड पीस ऑफ पेपर लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? नहीं होता. ठीक है, क्योंकि जो चार्ज उनके ऊपर होता है वो लूज़ कर जाते हैं, फिर हम लोग भी कंडक्टर्स ही है. ठीक है, द एक्सेस चार्ज ऑफ द कोम ट्रांसफर टू अर्थ थ्रू आवर बॉडी. देखो, कैन टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर? ऑब्वियसली चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती है अगर आप इंडक्शन के प्रोसेस को बिलीव करते हो कि इंडक्शन जैसी चीज़ होती है, तो दो सेम चार्ज की बॉडीज़ भी अट्रैक्ट कर जाती हैं. उसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है, जब एक चार्ज की बॉडी आपकी दूसरे चार्ज से ज़्यादा हो. Yes, when the charge on one body Q1 is much greater than on the other and they are close enough to each other so that the force of attraction between Q1 and induced charge on the other exceeds the force of repulsion. ठीक है, so however two similar point charges can never attract each other because no induction will take place between point charges.
ठीक है, इंडक्शन पॉइंट चार्जेस के बीच नहीं होता, लेकिन अगर आप हैवी क्वांटिटी ऑफ चार्जेस के बारे में बात कर रहे हो तो होता है। सो डज इन चार्जिंग द मास ऑफ अ बॉडी चेंज? यस, चार्जिंग अ बॉडी आप लोग का मास में तो चेंज आएगा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था। हम लोग ने बोलता है इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, तो यस आप कह सकते हो कि आप लोग का मास ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है। भयानक नींद आ रही है भाई। चलो, why a third hole in a socket provided for grounding? आ जाओ भाई। All electric appliances may end with some charge due to faulty connection. In such a situation, charge will be accumulated on the appliance. When the user touches, he may get a shock. By providing the third hole for grounding, all accumulated charge is discharged to the ground and the appliance is safe. ये तो बचपन में ही सीखा हुआ है, ऐसा कुछ खास नहीं था। कौन सी वायर होती है? वायर का नाम क्या होता है जो लगी हुई होती है? कौन सी कलर की होती है? ग्रीन वायर। कौन सा नाम होता है? अर्थ वायर, है ना। ग्रीन वायर इज बेसिकली और अर्थ वायर, जहाँ पर वो बेसिकली आप लोग का ग्राउंड से कनेक्टेड रहती है। तो अगर आपका शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, या एक्सेस चार्ज लीकेज हो गया, तो वो सीधा ग्राउंड में चला जाता है। अभी भी बेटा हम लोग को इस बात की क्लैरिटी नहीं मिली है कि चार्जेस जो नेगेटिव होते हैं वो क्यों ग्राउंड में जाते हैं और पॉजिटिव ग्राउंड में नहीं जाते। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है, या तो बताओ, या तो जब पोटेंशियल हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग को पता लग जाएगा। बस आप लोग इतना सा ध्यान रखो कि चार्जेस कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, बस ये चीज़ सोचना, कौन से पोटेंशियल एरिया से कौन से पोटेंशियल एरिया तक, ठीक है। और क्या कोई और इस पे कोई एक्सेप्शन है, हो सकता है, वो सारी चीज़ें सोचना, ठीक है। ये सब कर लेना यार, ये मुझे नहीं करना अभी। ये मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, व्हाट इज़ द टोटल चार्ज इन कूलम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन 3 ग्राम ऑफ मोल। हम लोग ने ये वाटर वाला किया था ना, ये 18 ग्राम वाटर लिया तो 1 मोल में Na एटम्स होते हैं, तो 3 ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम तो कितना होगा, वो सारी चीज़ें ही हैं, नॉर्मल है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो कुलम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। तो कुलम ने देखा, मेजर्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज स्फीयर्स इन कुलम्स एक्सपेरिमेंट, द चार्ज स्फीयर्स वर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। चार्ज स्फीयर्स वर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनका रेडियस जो लिया था वो नेग्लिजिबल टू द डिस्टेंस लिया था। ये बात हम लोग कर चुके हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ कुलम एंड अदर्स आर समराइज्ड इन कुलम्स लॉ। लेकिन उससे पहले एक मिनट रुक जाओ यार, ओके, वी हैव टाइम। The electric force Fe exerted by one point charge on another acts along the line between the charges. It varies inversely as the square of the distance separating the charges and is proportional to the product of charges. The force is repulsive if the charges have the same sign and attractive if the charges have opposite signs. ये सारी वैल्यूज़ हम लोग को पता है, ये सब हम लोग ने प्रूफ किया था, ठीक है। The value of k is known to such a large number of significant digits because this value is closely related to speed of light in vacuum. This speed is defined to be exactly this much. The numerical value of k is defined in terms of c to be precisely this. तो ये बेटा ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये लोगों को पता नहीं होता है, बट एक्चुअली ये वैल्यू 10 की पावर -7c² लिखी हुई है, ठीक है। लोगों को ये एक्चुअल में पता नहीं होता है। हम लोग तो वो 8.854 सॉरी अरे k की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 ले लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ से आया, क्या डेरिवेशन है, ऑब्वियसली ये आप लोग को हायर एंड फिज़िक्स में जाना पड़ेगा। बट अगर मुझे स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा टाइम कभी ऐसी मैंने सोच लिया कि एक आधा तुम्हें नॉलेज की चीज़ बता दूँ, तो मैं तुम लोग को ऑब्वियसली इसका डेरिवेशन भी बताऊँगा। समझा तो मैं पाऊँगा मेरे हिसाब से, बट ये आप लोग के फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग जब आप लोग फिज़िक्स पढ़ते हो तो ये सब आप लोग को पता लगता है कि भाई ऐसा क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब कितने लोगों को पता नहीं होगा कि लेज़र का एक फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है। लेज़र इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड कि भाई वो डाला लेज़र आ गया, लेज़र एज अ फुल फॉर्म, ठीक है। LAS तुम भरो, E का मतलब एमिशन होता है, ठीक है। अब सोचो क्या हो सकता है, ठीक है। चलो तुम लोग आराम से इसका फुल फॉर्म भी ढूंढ लेना, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज ऑफन रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ऑल राइट, तो appears to complicate matters but it actually simplifies many formulae, और ये सारी चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें आती है. So it is called the permittivity of free space. It has the value this. So regarding Coulomb's law, the following points are worth noting. ये हम लोग को पता है, superposition principle, F net is equal to F1 plus F2 plus F3 up till Fn. The electric force is an action reaction pair. The two charges exert equal and opposite forces. ये भी हम लोग को पता है. The electric force is कंजर्वेटिव इन नेचर, ये भी हम लोग को पता है. हम लोग को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पाथ से आए, हम लोग को सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर फ़र्क पड़ता है. Coulomb's law, as we have stated above, can be used for point charges in vacuum if some dielectric is present. तो ये वाला मैंने बेटा आप लोग को प्रूफ करके बताया था कि अगर आप लोग का डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है तो जो नई वैल्यू आप लोग की फोर्स की हो जाती है वो आप लोग का बेसिकली डिवीजन में आ जाता है. और ये हम लोग ने प्रूफ कब किया था, याद करो, कैपेसिटर्स के टाइम पर. व्हेन वी टॉक्ड अबाउट डाइलेक्ट्रिक से क्या फ़र्क पड़ता है कैपेसिटेंस पर, तो कितना फ़र्क पड़ता है, सी डैश इज इक्वल टू के सी. वेरी गुड. ठीक है, तो देखो यार, ऐसे ऐसे बीच बीच में मैं क्वेश्चन बोलते जा रहे हो, तुम लोग सुनते जा रहे हो. आंसर इट, आंसर इट. टेलीपैथी है यार, वही चीज़ है, ये सब चलता रहना चाहिए. तुम लोग आंसर करते रहोगे, मुझे सुनाई देना चाहिए, तुम लोग को याद रहना चाहिए. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले एनसीईआरटी कर लो. देखो कितना फास्ट, ऐसा लग रहा है भाई डीसी पांडे भी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रही है. ठीक है, तो आपने एक बार एनसीईआरटी का बेस को समझ लिया, आप ये समझने लग जाओगे हाँ यार ये सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते जाओ. फिर हम लोग ने ये प्रूफ किया था कि एप्सिलॉन ऑफ अ मीडियम या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है. ठीक है, ये दिस वन वी प्रूव्ड इट ओवर हेयर एंड ठीक है, ये सारी चीज़ें. ये तो लैमीज थ्योरम आ गया है ना, F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा. ठीक है, ये तुम लोग को लगाना है, तुम लोग लगाओ, तुम्हें नहीं लगाना है. मैंने तुम लोग को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया है. मैंने तुम्हें वेक्टर नोटेशन से भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया है. जो तुम लोग को अच्छा लगे तुम लोग वो यूज़ करना, बस आंसर लाना, बात सिंपल है. ठीक है, मैंने 2 मेथड्स बताए हुए बेटा, वीडियो जा करके देखो. कूलम्स लॉ की फर्स्ट ही लेक्चर था मेरे हिसाब से जो मैंने अपलोड किया है, तो प्लीज़ जाके देखो एंड लर्न इट फ्रॉम देयर. एंड फिर यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो. ये सब मैं सच कुछ बता नहीं रहा बेटा, हम लोग को पता है कि Q1 Q2 बाय आप लोग का क्या होता है आर क्यूब. अगर आप इंटू आर वेक्टर लिख रहे हो और अगर आप आर कैप में छोड़ रहे हो तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप. ठीक है, तो बस suppose the position vectors of two charges q1 and q2 are r1 and r2, then the ये सब तो ठीक है, ये सब प्रूफ तो कर ही चुके हैं. और हम लोग को ये वैसे भी लर्न तो करना नहीं है, हम लोग तो बेसिक लगाते हैं, सॉल्व हो जाता है हमसे, हम तो प्रो हो रहे हैं वैसे भी. ठीक है, तो ये क्या, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. तो स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब चार्ज की वैल्यू को आपको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आर आप लोग का फिक्स है, के आप लोग का फिक्स है, तो चार्जेस आपको मिनिमाइज़ करना है. तो मिनिमम चार्ज की वैल्यू हम लोग मान के चलते कि हम लोग को किसकी पता है, इलेक्ट्रॉन की पता है, जो कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है. वो डाल देना बेटा, काम ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. चलो 3 चार्जेस क्यू, ये वाला करना पड़ेगा यार. 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 are placed on the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. Find the net electric force on the charge Q1. ठीक है, तो Q1 इधर रखा है, Q2 इधर रखा है, Q3 इधर रखा है. अच्छा, 1 - 2 3, 1 - 2 3, 1 - 2 3. तुम लोग देख लो, है ना, मैं तो इधर से देख लूँगा बुक से क्वेश्चन. ठीक है, 3 चार्जेस इधर Q1. हमने क्वेश्चन तो इसी टाइप का किया हुआ है, बस फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या था हमारे क्वेश्चन में और इसके क्वेश्चन में, कि भाई हम लोग की चार्जेस की वैल्यूज़ इक्वल थी, तो हम लोग क्या लगा देते थे, रिजल्टेंट बहुत आराम से लगा देते थे. याद है, मैंने तुम लोग को रटवाया भी था. अगर 2 60 डिग्री पर हैं और सेम फोर्सेस हैं तो √3f 30 पर बन जाता है, और अगर 120 डिग्री पर 2 सेम फोर्सेस हैं तो f बनता है 60 डिग्री पर. ये सब लिखवाया था, याद है. कहीं पता चले भाई 11 दिन हो गए तो अभी से ही भूलना चालू हो गया.
बेटा जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत की है, ठीक है। चलो, तो 3 चार्जेस Q1 1 माइक्रोकुलम, Q2 -2 एंड वो है 3 बेटा, ठीक है। और 1 मीटर का आप लोग की साइड लेंथ है, ठीक। द फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग को पता है बेटा क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव लगेगा इधर, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव लगेगा इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। एंड ऑब्वियसली मुझे थीटा एक कंसिडर करना पड़ेगा, कोई भी एक थीटा, क्योंकि मुझे डायरेक्शन भी मेंशन करनी है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन क्या रेज होता है, दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से रेज होते हैं। कौन से तरीके से आप कर सकते हो, ये तो मैंने बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स बना दिया कि भाई मेरा ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो मेरा रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में, जो नेट रिपल्सिव फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। डायगनल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, कि मैंने बताया था ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, तो आप लोग ऑब्वियसली मैंने डायगनल बहुत बड़ी बना दी है, बट आप लोग ये समझो कि ये जो पैरेललोग्राम आप लोग बनाओगे तो उसका डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, टाइम कितना हो गया है, ओ 26 मिनट हो गए यार, ठीक है। मैं फटाफट से बस एक बार आंसर बता देता हूँ कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बस मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ बेटा फटाफट से। और ये देखो, बस जान लो एक बार, इसका फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, K इंटू 1 इंटू 3 दैट इज 3K डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 3K लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, K इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, तो 2K आप लोग का फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग नेट फोर्स निकालने के लिए सीधा सीधा एफ नेट का फॉर्मूला लगा सकते हो बेटा। एफ नेट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, मैंने तुम लोग को बताया हुआ है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, करेक्ट बात है। अच्छा, थीटा क्या होता है बेटा इधर, थीटा क्या होता है इधर, याद करो जल्दी बताओ, 2 F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या होता है इधर, थीटा इज द एंगल ओवर हेयर बिटवीन द टू वेक्टर्स, जो कि बेटा यहाँ पर कितना है 120 डिग्री है। क्यों 120 डिग्री है भाई, क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ से बेटा एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, सॉरी 4K स्क्वायर। अच्छा, ये 2 से ये आपका हाफ हो जाएगा, तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, -6K स्क्वायर आ जाएगा बेटा, √7 हो गया मेरे हिसाब से, है ना। तो K√7 विल बी योर आंसर इन दिस डायरेक्शन। ये थीटा कैसे निकालना है, ये आप लोग को अगर याद हो तो टैन थीटा वाले फॉर्मूले से निकाल लो, नहीं तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, नहीं तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला, जो तुम लोग को लगाना है तुम लोग लगा सकते हो। तो यहाँ पर मुझे पॉज करना पड़ेगा, फिर हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो ठीक है, तो ये चीज़ थी, बस बाकी तो एज सच कुछ है नहीं इसके अंदर। ऑब्वियसली यार बात सुनना इस बारे में, यहाँ पर बस मैं पहले से ये सारी चीज़ें कह दूँ, यहाँ पर मैंने पहले से ही यूनिट्स अपने दिमाग में रखी हैं। मैं देखो द वे आई हैव सॉल्व्ड इट, ऑब्वियसली अगर आप लोग सॉल्व करने बैठोगे तो आप लोग क्या लिखोगे, 3 फिर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -12 आएगा ही आएगा। भाई मुझे पता है 10 की पावर -12 आना है, मैं वो लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। मैं ऑब्वियसली क्या होता है ना, यहाँ पर जब मैं रिकॉर्ड भी कर रहा होता हूँ कुछ लेक्चर, जब मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो बच्चे पीछे बैठे हुए होते हैं, ठीक है, जो क्लासेस पर आते हैं, तो कभी कभी घर पर ही आकर के वो लोग यहाँ से पढ़ते हैं। तो जस्ट आस्किंग, वो देवर आस्किंग कि भाई ये एग्जैक्ट आंसर तोड़ना है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट आंसर नहीं है यार। अगर आप वैल्यू ऑफ फोर्स निकाल रहे हो तो आपको इंटू 10 की पावर -12 करना पड़ेगा, बिकॉज 2 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई हुए थे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर के साथ आप 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई करोगे, वो ऑटोमेटिकली आप लोग को ये सारी चीज़ें समझनी है। हम लोग ने तो बस नेट निकाला है कि वैल्यू के टर्म्स में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो माइक्रो है पहले से ही, तो वैल्यू के टर्म्स में ही आएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं बेटा फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला वो पूछ ही रहे थे कि ये भी बता देते हैं
कि भाई ये tan थीटा अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो याद रख लो बेटा tan थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है F1, एक सेकेंड, F1 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा ना। तो एक सेकेंड, F1 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, F1 साइन थीटा, हाँ ठीक है, F1 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है। ये आप लोग का बेटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। नहीं, मुझे ये गलत लग रहा है, एक सेकेंड, मैं बेस्ट है यार, मैं ये दिमाग ही नहीं लगाता, अपने बेसिक करते हैं, क्या बेसिक कर लेते हैं, रुक जाओ यार, सीधा बेसिक लगा लेते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, मुझे ना फॉर्मूला रटा हुआ तो है नहीं, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला रटा हुआ नहीं है क्योंकि कोई डायरेक्शन पूछता नहीं है यार आज की डेट में कि कितना एंगल बना, क्योंकि आप लोग एंगल ढूंढोगे कैसे, वैल्यू ही नहीं पता लगेगी, ठीक है। तो अब देखो, ये अगर मैं F1 नाम दे रहा हूँ, इसको मैं लेट सपोज F2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा आप लोग का वापस F1 बन जाएगा। तो मैं क्या करता था, मैं तो बेस्ट है बेटा, ये Fnet है, ठीक है। मैंने तुम लोग को सीधा सीधा क्या बताया हुआ है, कॉस लॉ बताया हुआ है, या तुम साइन लॉ से कर सकते हो, तुम्हें जो लगाना है। तुम्हें देखो बेटा, मैं तो बेस्ट, मैं लिटरली ऐसी कर, मैं बेटा मैथ्स लगाता था। वो tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग को किस में सिखाया, वेक्टर्स में सिखाया होगा बचपन में, क्लास 11th के वेक्टर्स में। भाई आज तक नहीं याद हुआ मुझे वो फॉर्मूला, देखो मुझे नहीं पता वो मैंने करेक्ट लिखा भी था नहीं लिखा था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं क्या करता था, ध्यान से देखो ये चीज़ को, कि ये एंगल आप लोग को पता है 120 है, तो भाई ये एंगल कितना होगा बेटा, 60 डिग्री होगा, पैरेललोग्राम बन रहा है, तो ऑपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल से हम अप टू 180 डिग्री। अब बेटा मैं बेसिक थियरम यूज़ करता था, एंड द बेसिक थियरम वाज एक्चुअली इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट साइड। ये बेटा साइन लॉ कहता है, जिसको वही लैमिस थियरम, साइन लॉ, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है, ठीक है। लैमिस थ्योरम इज बेसिकली थोड़ा बहुत उल्टा ऑफ साइन लो। तो ये चीज़ आती है बेटा, यहाँ से अब मेरे पास Fnet की वैल्यू है, मेरे पास साइन 60 की वैल्यू है, मेरे पास F1 की वैल्यू है। साइन थीटा निकालने के लिए साइन इनवर्स ऑफ F1 साइन 60 अपॉन Fnet कर देना, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, ये निकाल सकते हो और आप लोग को मिल जाएगा आंसर। साइन लॉ समझ में आया ना बेटा, कि जो एंगल है उसके ऑपोजिट वाली साइड से आपको डिवाइड करना है, जो एंगल है उसके ऑपोजिट वाली साइड से आपको डिवाइड करना है, आप लोग का आंसर आ जाता है। चलो देख लेते हैं, अरे इन्होंने तो पूरी वैल्यू डाली है, ठीक है। ऑल राइट, ये हो जाएगा सॉल्व बेटा, कर लेना तुम लोग ये। अच्छा ये है फॉर्मूला बेटा, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2, मैंने गलत बोला था, फिर मैंने F1 साइन थीटा बोल दिया था ना। तो F1 क्या है, ये वाला F1 होता है, ये वाला F2 होता है, देख लो बेटा एक बार, ठीक है। ये एक्चुअली प्रोजेक्शन से आता है, याद हो तो अगर तुम लोग को, ठीक है। ठीक है, अपने को कुछ नहीं, बाकी ये मेथड तो मैंने तुम लोग को सिखाया भाई। ये कौन सा वाला है ये मेथड बेटा, याद करो, वेक्टर्स के फॉर्मेट में किसी एक को ओरिजिन ले लो, और हम लोग ओरिजिन क्या लेते थे हमेशा, सेंटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिखाया था ना, पूरा करना है इसको, है ना, सिखाया था ना पूरा का पूरा, इसको करना कैसे करते हैं, क्या सिखाया था मैंने, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट को 0,0 ले लो, तो ये 0.5,0 हो जाएगा, ये माइनस 0.5,0 हो जाएगा, और ये √3/2 a के इक्वल होता है, तो मतलब ये √3/2 हो जाएगा, जो कि है 0.8 समथिंग होता है, हाँ 0.87, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आप लोग का। फिर उसके बाद बेटा आप लोग वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इन्होंने पूरा सॉल्व करके बताया, मैं भी तुम्हें सॉल्व करके हर चीज़ सिखा चुका हूँ, तो ऑब्वियसली अब मैं 2 बार सेम क्वेश्चन को नहीं करने वाला। तो अब हम लोग बेटा बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, that is two identical balls each having a density rho are suspended from a common point by two insulating strings of equal length. All right, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Both the balls have equal mass and charge. In equilibrium, each string makes an angle theta with the vertical. All right, now both the balls are immersed in a liquid. As a result, the angle theta does not change. The density of the liquid is rho. Find the dielectric constant of the liquid. क्या बात है, बजा दी इसने। क्यों बजा दी? क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि बॉयंसी क्या होती है। अगर आप लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आता तो ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, और अगर आप लोग को आता है तो ऑब्वियस सी बात है ये आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाने हैं। तो अगर आप ध्यान से समझो, पहला वाला केस क्या है, इन्होंने देखो बेटा ड्राइंग की हुई है, तो मैं ड्राइंग में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को डायरेक्टली समझाऊंगा। उसने क्वेश्चन में ये बोला था कि एक जगह से मेरी 2 स्ट्रिंग्स लटक रही हैं और जो मेरा स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एंगल बना। बेटा वर्टिकल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल का मतलब होता है नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन टू द सरफेस। तो ये एंगल आप लोग को थीटा दिया हुआ है, उसने बोला हुआ है बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास, मास आप लोग को दिया हुआ है। इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, एंगल थीटा लिखा हुआ है विद द वर्टिकल। अच्छा, अगर क्योंकि मेरी बॉडी के पास बेटा मास है तो ऑब्वियसली तुम लोग को वेट कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, तुम लोग को क्या कंसिडर करना पड़ता है? वेट कंसिडर करना पड़ता है। तो बेटा इस ये टी है, ये आप लोग का क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल तुम्हारा 90 बनेगा, ये वाला जो डिस्टेंस के साथ ये वाला जो एंगल है ना, ये आप लोग का 90 बनेगा। तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला थीटा बन जाएगा आप लोग का, ठीक है। या फिर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी सोच सकते हो, तो ये आप लोग का टी कॉस थीटा होगा, ये आप लोग का टी साइन थीटा होगा। अब क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस के हैं तो ये लोग रिपेल करेंगे मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स आप लोग का इस डायरेक्शन में लगेगा। सो टी साइन थीटा हैज टू बी काउंटर बैलेंस, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो टी साइन थीटा हैज टू बी काउंटर बैलेंस्ड बाय एफ ई एंड टी कॉस थीटा हैज टू बी काउंटर बैलेंस्ड बाय द वेट एम जी। तो यहाँ से बेटा आप लोग ऑब्वियसली टैन थीटा की वैल्यू एफ ई बाय एम जी से निकाल सकते हो। ठीक है, वहीं पर बेटा अगर हम लोग बात करें क्या कि अब हम लोग को बेसिकली क्या लगना है यहाँ पर, एज नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन लिक्विड, एज अ रिजल्ट द एंगल डज नॉट चेंज, एंगल में कोई चेंज नहीं है, बट अब ये आ गया बेटा द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, ठीक है, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब बेटा थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाने कि ऐसे में क्या होता है। ऑब्वियसली बात वही है बेटा, टी कॉस थीटा अभी भी इधर लगेगा, टी साइन थीटा अभी भी इधर लगेगा, ठीक है। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, मतलब मुझे के की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। अब मैं कैसे ढूंढूंगा वो चीज़, वो ध्यान में देना बेटा। बेटा वेट तो हमेशा डाउनवर्ड्स लगेगा, बट ऊपर के डायरेक्शन में सिर्फ टी कॉस थीटा नहीं लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं बेटा बॉयंसी फोर्स बी, ठीक है। और ये बॉयंसी क्या होता है बेटा, ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, वहाँ से ये चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बस ये चीज़ है। अब इन लोग ने वॉल्यूम के टर्म्स में रखा है आंसर या नहीं, वो मैं एक बार देख लेंगे, बाकी वो सब कुछ नहीं है, तुम बस इसमें बैलेंसिंग लगाओ। टी साइन थीटा विल बी बैलेंस्ड विद इलेक्ट्रिक फोर्स। अब लोग क्या करते हैं, ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक इस क्वेश्चन में निकलेगा कहाँ से। भाई डाइलेक्ट्रिक इस क्वेश्चन में इसी इक्वेशन से निकलेगा। कैसे इस इक्वेशन से निकलेगा? हम लोग ने क्या बात की है कि जब वैक्यूम था तब हम लोग को कोई टेंशन नहीं होती, तो हम लोग सीधा फोर्स निकाल लेते हैं, बट जैसे ही हम लोग कोई मीडियम में रखते हैं तो फोर्स हमारा बेसिकली एफ एयर या एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय अगर मैंने एफ इधर लिया है तो डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है, अगर मैंने किसी स्पेसिफिक मीडियम में आप लोग का रखा है तो।
ठीक है, यही अभी अभी ऊपर पढ़ा था, यही हम लोग ने पोटेंशियल में भी पढ़ा था उस वाले चैप्टर में, जब मैंने प्रूफ किया था कि कोई मीडियम में अगर रखा है तो भाई आप लोग को डिवाइड बाय के करना होता है फोर्स। अब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं, टी कॉस थीटा प्लस द बॉयंट फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय वेट। ठीक है, अब टी कॉस थीटा आप यहाँ से ढूंढोगे तो वेट माइनस बॉयंट फोर्स करोगे। वेट में आप लोग देखो, आप लोग को डेंसिटी ऑफ बॉल रो दी हुई है, ठीक है, तो रो जी एच आप वो लगाओगे। आप देखो वेट क्या होता है बेटा, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, मास को रो इंटू वॉल्यूम से डिनोट करोगे, इंटू जी माइनस बॉयंसी होता है सिग्मा वी जी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों केस में ही होता है, बस फ़र्क क्या होता है बॉयंसी में सिग्मा लगता है, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड लगता है। सो बॉयंसी का फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा वी जी। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, अपवर्ड फोर्स, या जिसको हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं, जो पानी हम लोग पर लगाता है कि हम लोग ऊपर ही चले जाएं। जब आप पानी में डुबकी लगाते हो उसके बाद पानी आप लोग को ऊपर जो भेजता है ना, उसी को अपथ्रस्ट कहते हैं। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उसको मैंने समझा दिया है। फिर बेटा वहाँ पर वापस क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा वापस क्या बनेगा, टैन थीटा विल बी इक्वल टू एफ ई बाय के डिवाइडेड बाय तुम्हारी ये वाली चीज़ आ जाएगी, जो कि हो जाएगी रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी। ठीक है, टैन थीटा की वैल्यू हमें एफ ई बाई एम जी पता है बेटा, लगा देना यहाँ पर एफ ई बाई एम जी। एम को वापस मैं रो इंटू वी लिखूँगा। ठीक है बेटा, यहाँ से वी और वी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जी और जी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ ई से एफ ई मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो के इज़ इक्वल टू मेरे हिसाब से रो अपॉन रो माइनस सिग्मा विल बी माई आंसर। एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ये सब बेटा मैंने बेसिक सॉल्विंग की है। इन दोनों को वापस मैंने डिवाइड किया था, ये वाली क्वांटिटी को और ये वाली क्वांटिटी को, दोनों को डिवाइड किया। टैन थीटा की वैल्यू आई, टैन थीटा की वैल्यू इनिशियल कंडीशन से मैंने बस सब्स्टिट्यूट की है और मेरा आंसर आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है ये, और इसका आंसर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। रो अपॉन रो माइनस सिग्मा आप लोग का आंसर आया है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ बस आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि अब थ्रस्ट आप लोग का क्या होता है यहाँ पर, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए। अच्छा बेटा, तो एक सेकेंड, सबसे पहले तो बेटा ये सारी चीज़ें देख लो कि ये सारे आप लोग के पास क्वेश्चन है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? पहले तो ये बताओ। अच्छा, ये लास्ट वाला देख लो बेटा। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज़ 4i माइनस 3j। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1? तो माइनस होता है, हम लोग को पता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बिकॉज इट फॉलोज थर्ड लॉ। ठीक है, बाकी तो यार नॉर्मल से ही हैं। 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 3 vertices ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? तो ये वाला एक बार कर लेते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस वाला। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस आप लोग के रखे हुए, कहाँ पर रखे हुए 3 पॉइंट चार्जेस? वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर पर बेटा। तो ठीक है भाई, स्क्वायर बना लेते हैं एक। तो ये अपना हो गया एक स्क्वायर। 3 पॉइंट चार्जेस रखे हुए, 3 पॉइंट चार्जेस रखे हुए ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू रखे हुए हैं बेटा। तो एक इधर प्लस क्यू डाल दो, एक इधर प्लस क्यू डाल दो, कोई भी 3 वर्टाइसेस पर बना दो। ठीक है, कोई भी 3 वर्टाइसेस पर बना दो। अब बात करते हैं, अगर हम लोग क्या बोला है, नेक्स्ट इज वर्टाइसेस ए मीटर आप लोग का ये है स्क्वायर की साइड्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? तो माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर रखा है, तो सेंटर मतलब इसके डायगोनल के सेंटर पर यहाँ पर माइनस क्यू रखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, सारे फोर्सेस बना लो। प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट यहाँ पर, प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट यहाँ पर, प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट यहाँ पर। तो ये दोनों तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे,
सिंपल सी बात है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और सेम वैल्यू का लग रहा है, तो यहाँ पर आप लोग का वही लगना वाला है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस होगा इसके बीच। क्या होगा डिस्टेंस, बताया था बेटा, √2a/2, मतलब a/√2। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन a/√2, और सिमिलरली यहाँ पर भी आपका लगेगा के क्यू स्क्वायर बाय a/√2। तो आप लोग का जो आप लोग का नेट बचा है, नेट चार्ज, ठीक है, जो आप लोग का नेट फोर्स बचा है, इन दोनों का तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ये वाला डायरेक्शन में आप लोग का नेट फोर्स बचा है। और अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये मेरा एंगल 45 ही आने वाला है। ये तो बेसिक ज्योमेट्री है बेटा, आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक स्क्वायर बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर कि वो 45 मेरा कैसे आया, क्योंकि ये है इस डायरेक्शन में आपका फोर्स है, इसको आप 90 बना दो, ये आप लोग को पता है 45 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली 45 बनेगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। ऑल राइट, तो देखो बिना दिमाग लगाए भी क्वेश्चन देखो ये सारे डायरेक्ट थे। तो यहाँ पर यार क्या हम लोग पॉज लें, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चालू हो रहा है तो पॉज लेते हैं, फिर एक ही बार में मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक, चलो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं यार। क्या होता है याद करो, चार्ज पार्टिकल पड़ा है, ठीक है, उसकी वजह से जो फील्ड वो एक्सपीरियंस करेगा एक दूसरा चार्ज पार्टिकल, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सीधा मुझे तो मेन क्वेश्चन पर आना है, और इसमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, ड्यू टू अ सर्कुलर लूप है, ड्यू टू अ लाइन चार्ज है, तो वो सारे प्रूफ में अब इंटीग्रेशन लगेगा, डिफरेंशिएशन लगेगा, तो अब आएगा बेटा थोड़ा सा मज़ा इस वाले पार्ट में। अभी तक आपने देखा होगा कि पिछले 30-40 मिनट जो भी हुआ, ये सारी चीज़ें तो बच्चों जैसी थी कि ठीक है भाई आता है हम लोग को। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, चार्ज पार्टिकल कैन नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद अनदर पार्टिकल केप्ट एट अ डिस्टेंस, चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड exerts a force. Thus the region surrounding a charge or distribution of charge in which its electrical effects can be observed is called electric field of the charge or distribution of charge. Electric field at a point can be defined in terms of either a vector function E called electric field strength or a scalar function V called the electric potential. तो हम लोग ने ये दोनों चीज़ें देखी हुई है बेटा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो भी विजुअलाइज ग्राफिकली इन टर्म्स ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, ये भी हम लोग ने बात की थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। Note that all these are function of position. The field propagates through space with the speed of light. ये बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जो फील्ड हम लोग जिस डायरेक्शन में बनाते हैं, ये जो फील्ड्स होती है ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। Thus, if a charge is suddenly moved, the force it exerts on another charge a distance r away does not change until a time r/c later. In our foregoing discussion, we will see that electric field strength E and electric potential are interrelated. It is similar to a case where the acceleration, velocity and displacement of a particle are related to each other. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अपने को अभी इतनी ही सारी चीज़ें कुछ ध्यान में नहीं रखनी है, हम लोग को सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते कैसे वो चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया तो पोटेंशियल निकालना आ जाएगा, पोटेंशियल निकालना आ गया तो कैपेसिटेंस निकालना आ जाएगा, कैपेसिटेंस निकालना आ गया तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स ही समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। चलो तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते कैसे बेटा। लाइक इट्स ग्रेविटेशनल काउंटर पार्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe per unit positive charge. Thus if the electrostatic force experienced by a small test charge Q naught is Fe, then the field strength at that point is, ये बात भी हम लोग ने की हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स बाय चार्ज होता है। इट कुड बी नोटेड दैट द टेस्ट चार्ज Q नॉट शुड बी इनफाइनाइटेसिमल। पूरी लाइन NCERT में लिखी हुई है, और ये तो मैंने एक पूरी की पूरी आप लोग की शॉर्ट भी बनाई हुई है इसके रिलेटेड। With the concept of electric field, our description of electric interaction has two parts. First, a given charge distribution act as a source of electric field. Second, the electric field exerts a force. तो ये दो चीज़ें बस हम लोग को पता होनी चाहिए बेटा। अगर एक गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो कोई भी दूसरा चार्ज अगर कहीं और पर रखा है तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनी चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन द फील्ड। तो हमेशा ये दो चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है। हम लोग इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज किसी भी रैंडम पॉइंट पर रख लेते हैं, जिस रैंडम पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी होती है, फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है, रख लिया, उसके बाद इंटीग्रेट लगाना है, डिफरेंशिएशन लगाना है, या जो भी लगाना है वो हम लोग बेटा लगा लेते हैं, ठीक।
एन इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स टू अ फोर्स, तो हम लोग को पता है क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइनस क्यू ई ऑपोजिट। क्यों ऑपोजिट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से जनरेट होती है बेटा? प्लस से जनरेट होती है। तो अगर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा इधर लिखी हुई है। एग्जाम्पल 24.1 मैं तो ये सोच भी नहीं रहा करवाने का बेटा, सीधा सीधा क्यू ई और वो ढूंढना है। ठीक है, और बात ख़त्म हो गई। ड्यू वेस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आप लोग के वेस्ट के डायरेक्शन में जा रही है। एट अ सर्टन स्पॉट व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो 2 माइक्रोकुलम भी वेस्ट के डायरेक्शन में ही जाएगा क्योंकि रिपल्सिव नेचर है, और -5 माइक्रोकुलम ईस्ट के डायरेक्शन में आ जाएगा क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर है। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हम लोग को पता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है तो एफ ई बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक field. If Q is positive, electric field is directed away from positive Q, and अगर Q negative है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है। ठीक है, देखो यार सिंपल सी बात है, इसमें मेरा कुछ समझाने लायक, मैं बार बार बोलूँगा एक ही चीज़, मैं ये सारी चीज़ें इन डेप्थ, बिकॉज बेटा दीज लेक्चर्स आर नॉट मेड फॉर समवन कि भाई ऑब्वियसली वो बीच में आ रहा है और डीसी पांडे का लेक्चर देख रहा है। तो भाई मैं इधर डीसी पांडे का लेक्चर, ऑब्वियसली डीसी पांडे एज अ लेक्चर वो नहीं समझा रहा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी में जो चीज़ समझा चुका हूँ वो मैं समझा चुका हूँ। मैं बैठ करके वापस वो सेम चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझाने वाला, बिकॉज इतना टाइम ही नहीं है। बट येस, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि बेटा इसी बहाने 10 दिन की चीज़ जो तुमने 11 दिन पुरानी की थी वो एटलीस्ट अब तुम्हारी वापस रिवाइज हो रही है। इसलिए एक बार मैं रीड करके जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं तो E1 और E2 विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें भी बेसिकली वही आपका सुपर पोजिशन जो होता है वैसी चीज़ का लगता है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, सो 2 पॉजिटिव चार्जेस दिस आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस दिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्ज विद द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जेई में तो बहुत बार पूछे गए हैं। अगर तुम जेई की बुक खोलोगे, ठीक है, अगर तुम जेई की बुक खोलोगे पहला क्वेश्चन ही देखोगे, ये देखो 10 माइक्रोकुलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। अच्छा, ये तो मैक्सिमम वाला है, कहीं तो था इसके अंदर, मैंने देखा था कहीं तो था, बाकी मुझे याद नहीं है, कहीं तो था इसमें कि आप लोग को बीच में निकालना होता है कहीं पर, कहाँ पर था अब तो मुझे भी नहीं याद, बट थे यार इस टाइप के बेसिक भी एक दो बार पूछ लिए गए थे इन्होंने। ठीक है, कि बीच पर अगर निकालना है तो क्या होगा। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आप लोग को ज़ीरो करनी है। ठीक है, आप लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर बीच में 2 पॉजिटिव चार्जेस 16 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम। बेटा डायग्राम अच्छे से ड्रॉ किया करना है इन सारी चीज़ों का। ठीक है, आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ये आप लोग का 3 मीटर दिया हुआ है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस, तो कहीं पर भी एक टेस्ट चार्ज बेटा क्यू नॉट रख दो। अब देख बेटा, लेट सपोज ये डिस्टेंस x है तो ये इस डिस्टेंस को 3 - x होना पड़ेगा। और यहाँ से मैं एक तुम लोग को रिजल्ट भी बताऊंगा बेटा, ये चीज़, ये रिजल्ट भी याद रखना। ठीक है, एक फाइनल रिजल्ट है बेटा, फिर 1 स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग हमेशा सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अब बेटा एक चीज़ आप लोग को याद रखती है, ये दोनों कौन सा फोर्स? रिपल्सिव, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये दोनों कौन सा फोर्स? रिपल्सिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। तो एफ नेट क्या हो जाएगा? अगर कोई तुमसे पूछे एफ नेट क्या हो जाएगा, तो F1 एफ नेट इज इक्वल टू F1 ठीक है, क्यों भाई, क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग का फोर्स जो लगेगा वो सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर आंसर बेटा मेरा फाइनली नेगेटिव आ रहा है, लेट सपोज मेरा नेगेटिव आ रहा है, बट वो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस विद द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दी हुई है इसका मतलब ई नेट आपका 0 है। तो ई नेट कैसे? खुद सोचो बेटा, हर चीज़ को क्यू नॉट से डिवाइड कर देना, तो आप लोग का ई नेट ये बन जाएगा ई नेट, और ई नेट आप लोग का 0 आ रहा है, तो आप सिंपली बात यही कर सकते हो कि E1 विल बी इक्वल टू E2। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इक्वल कर दो, x की वैल्यू ढूंढ लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इक्वल करना है तो कैसे करेंगे बेटा?
पहली वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के इंटू क्यू, क्यू किसकी वजह से, जिसकी वजह से निकल रही है, तो के इंटू 16। मैं माइक्रो कूलम वाली चीज़ मुझे पता है वो कैंसिल आउट होने वाली है, ये चीज़ बेटा दिमाग में ही तुम्हें कैंसिल आउट करनी है कि भाई 10 की पावर -6 मत लिखो, डिवाइडेड बाय बेटा एक्स, क्यू क्यू एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस एक्स है बेटा क्यू नॉट तक का, डिस्टेंस एक्स है बेटा क्यू नॉट तक का, वहाँ के लिए के इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, के कैंसल, ये बेटा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से बेटा स्क्वायर रूट ले लोगे, सो 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, यहाँ से बेटा आ जाएगा तुम्हारा 6 इज इक्वल टू 3x, एक्स की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। तो अब ये बेटा आप लोग का आंसर आया। अगर तुम थोड़ा सा बेसिकली लॉजिक लगाओगे तो तुम लोग देख सकते हो बेटा, मैं इसको इस स्टेप में ऐसा भी लिख सकता था, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो तुम लोग एक डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद रख सकते हो बेटा, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाता है बेटा, ये फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाता है बेटा अगर आप लोग के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नल आती है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड नल चाहिए तो सीधा Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2, वेयर R1 इज द डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू Q1। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को बस ध्यान में रखनी है। तो ऑब्वियसली देखो यार, मैं इतनी मेहनत क्यों नहीं कर रहा ये चीज़ समझाने में, क्वेश्चन इस टाइप के किए हुए हैं यार, बच्चों जैसी चीज़ है, ये सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी। भाई मैं अभी ज़्यादा दिमाग लगाने ही नहीं वाला, जो चीज़ आती है उसको जल्दी ख़त्म करो, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, उसको बस सॉल्व करो, आगे बढ़ो यार। ठीक है, बस ये रिज़ल्ट याद रख लेना यहाँ पर। ठीक है, ये रिज़ल्ट बहुत काम का रिज़ल्ट है बेटा, कभी कभी आप लोग डायरेक्टली इसको यूज़ करोगे ना तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, चलो ये देखो इन्होंने भी वही रिज़ल्ट आप लोग का लिखा हुआ है। ठीक है, चलो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रिंग ऑफ चार्ज। ऑल राइट, पहले तो मैं समझाता हूँ खुद से एंड फिर उसके बाद इसकी थियोरी हम लोग रीड करेंगे। इसको सर्कुलर लूप भी बोलते हैं बेटा, और इसको रिंग ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, और सर्कुलर लूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है कि क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक, अब बेटा थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, सर्कुलर लूप या फिर रिंग। सही बात है ना, रिंग ऑफ चार्ज है ना, एरिया नहीं ना, इन्होंने डीएल ही लिया है ना। ठीक है, ठीक है, डिस्क नहीं बोला है बेटा, रिंग बोला है। ठीक है, तो अब बेटा ज़रा ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, मैं क्या एग्जांपल दूँ, मेरा वो कब पड़ा है, हाँ हाँ वो पड़ा है ना। चलो 1 सेकंड रुको। ठीक है, अब बेटा इसको ज़रा ध्यान से समझना। व्हेन वी टॉक अबाउट रिंग, आप ये समझ लो ये कड़े की तरह है जो मेरी रिंग है, तो ये भी बिल्कुल वैसा है। ऑब्वियसली तुम लोग को यहाँ पर एक थिकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोग को पता है जो अंगूठी आप लोग पहनते हो, जो आप लोग ये समझो जो मम्मियाँ पहनती हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होती हैं, पतली होती हैं, क्योंकि उनके डेली वेयर में वो लोग जो अंगूठियाँ पहनती हैं वो पतली होती हैं। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, थिकनेस मान के चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को यही लगता है भाई रिंग है रिंग है रिंग है, रिंग का कोई थिकनेस होगा। नहीं बेटा, फिजिक्स में हम लोग रिंग को मान रहे हैं कि उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, सिर्फ और सिर्फ वो एक सर्कुलर लूप है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो एक सर्कल है। अच्छा जी, अब बेटा मुझे ये तो समझ में आ गया सर्कुलर लूप है, अब मुझे इसके उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो एक सर्कुलर लूप बनाऊंगा, और तुम्हें ये चीज़ समझनी है बेटा, ये 3D है, ये एक 3 डायमेंशनल सर्कुलर लूप है। 3 डायमेंशनल सर्कुलर लूप का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझाता हूँ। और किसी भी मुझे x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, x डिस्टेंस पर Q0 रख दूंगा। किसी भी x डिस्टेंस पर मैं क्या करूँगा बेटा, Q0 रख दूंगा। अब ज़रा ध्यान देना बेटा, ये मेरा ये है क्या बोलते हैं आप लोग की सर्कुलर लूप। मैंने 3D क्यों बोली बेटा, क्योंकि ये ऐसे हवा में पड़ा है,
ठीक है, ये ऐसे हवा में पड़ा है, समझ में आ गया? नहीं तो तुम्हारे पास दो लॉजिक दूसरे क्या हो सकते थे, तुम उसको फ्लैट ऐसे नीचे रख दो और फिर हवा में किसी भी एक पॉइंट पर ढूंढ लो। तो वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। आप इसका डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो कि एक सर्कल आप लोग का नीचे पड़ा हुआ है और किसी भी आप पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कर रहे हो। तो लॉजिक दोनों का सेम ही है तो एट द एंड सर्कुलर लूप ही, बस फ़र्क क्या है, ये सर्कुलर लूप हो सकता है वाईजेड प्लेन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्मल टू द सरफेस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होती है। अच्छा, अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ, अगर एक्जेक्ट प्लेन में रख रहा हूँ तो वाई डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बस फ़र्क सिर्फ इतना होने वाला है और कुछ फ़र्क नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा जी, अब बेटा बात क्या करते हैं, अगर लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये सर्कुलर लूप ऐसे, सबसे पहले तो आपको ये समझना है रिंग के ऊपर चार्ज कहाँ होता है। रिंग एक हॉलो चीज़ है, तो रिंग के ऊपर चार्ज कहाँ होगा, उसके लेंथ के ऊपर, जो भी उसकी ये जो लेंथ होगी उसके ऊपर ही इसका चार्ज होगा एक्यूमुलेट, यहाँ पर, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा, यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेटेड है, चार्ज एक्यूमुलेटेड है, चार्ज एक्यूमुलेटेड है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? ये अभी वाई जेड प्लेन में रखा है इसलिए बेटा मैंने एक्स लिया है, ये अगर बेटा एक्स जेड प्लेन में है तो ये मेरा वाई हो जाएगा, बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा और कुछ नहीं। टाइम कितना है? ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप लोग को क्या समझनी है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे कैसे। सबसे पहले बेटा आप लोग को यहाँ पर कौन सी चीज़ का दिमाग लगाना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटीज़ का। किसका? चार्ज डेंसिटीज़ का। तो याद करो बेटा, ये चीज़ भी पढ़ाई हुई है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट आप तभी आगे का सीख पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे जब आपको एनसीईआरटी का बेस आप लोग को क्लियर हो। तो यहाँ पर बेटा एनसीईआरटी का बेस क्या है कि चार्ज डेंसिटी। अच्छा, मैं कैसे पता करूँ कि ये कौन सी चार्ज डेंसिटी है? हम लोग को पता है बेटा कि ये वन डायमेंशनल फिगर है। अगर ये वन डायमेंशनल फिगर है तो इसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी बेटा? लेमडा होगी। ठीक है, पूरा समझाया हुआ है बेटा, देख लेना चार्ज डेंसिटीज़ वाला लेक्चर भी। ठीक है, मैं ऑब्वियसली कुछ नया नहीं समझाने वाला, और हम लोग को पता है चार्ज डेंसिटी लेमडा क्या होता है बेटा, Q/L होता है। ये हम लोग को सारी चीज़ें पता है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बेटा ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे के पूरे रिंग पर चार्ज पूरे अच्छे तरीके से कंटिन्यूसली फैला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कोई भी एक सेगमेंट उठा लेंगे, कोई भी एक सेगमेंट उठा लेंगे, जो मैंने तुम लोग को बेटा पहले भी सिखाया था कि जब भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करना होता है तो कोई भी एक वो उठा लिया करो, सेगमेंट उठा लिया करो। लेट सपोज इधर मैंने ये वाला उठा लिया, ये वाला सेगमेंट मैंने अगर उठा लिया, मतलब उतनी वाली लेंथ पर मुझे अगर पता लग गया कि भाई 1 यूनिट चार्ज है, लेट सपोज मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली जो आर्क लेंथ थी, ये वाली जो आर्क लेंथ थी वो लेट सपोज 1 सेंटीमीटर की थी, और 1 सेंटीमीटर पर मुझे लेट सपोज 1 कूलम चार्ज मिल रहा है, तो 10 सेंटीमीटर पर कितना मिलेगा बेटा, 10 कूलम चार्ज मिलेगा, है ना। यही लॉजिक था बेटा लेमडा का। तो अगर सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं डी क्यू चार्ज उठा रहा हूँ, अगर मैं डी क्यू चार्ज उठा रहा हूँ तो उस डी क्यू चार्ज पर मेरी लेंथ भी तो बेटा डी एल होगी, उस डी क्यू चार्ज पर मेरी लेंथ भी तो बेटा डी एल होगी, कि मैं इतनी ही लेंथ का पार्ट उठा रहा हूँ, इतनी ही लेंथ का पार्ट उठा रहा हूँ। अगर मेरी चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा माइन्यूट है तो मेरी लेंथ की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा माइन्यूट होगी, तो माइन्यूट बाय माइन्यूट इज इक्वल टू लेमडा विच इज़ कॉन्स्टेंट। याद है ये सारी चीज़ें? ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, क्योंकि मैंने एक ये वाला चार्ज कंसिडर किया है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये मैंने इधर उठाया है चार्ज, ऑब्वियसली एक चार्ज इधर भी हो सकता है, तुम इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग को इंटीग्रेट कहाँ से क्या करना है, वो सारी चीज़ें अभी बताऊँगा। समझ में आई बात? कि अगर मैं ये वाला चार्ज ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बेटा ये वाला चार्ज लेता ना तो क्या होता है, वो अलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स आ जाता है,
तो हम लोग को यही नहीं पता लगता कि ऊपर वाला कि कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, क्या चीज़ है, फलाना ढिमका, हम लोग को कुछ नहीं पता लगता। तो जनरली बेटा जब भी वी टॉक अबाउट इंटीग्रेशन के इस टाइप के क्वेश्चन जब हम लोग प्रूफ करते हैं, वी ऑलवेज टेक चार्जेस फ्रॉम एक्सट्रीम एंड्स। Always remember this fact, take charges from extreme ends or take charges middle from the extreme end and the middle part। हमेशा एक ऐसी जगह से चार्ज लो जहां से आप लोग को कुछ यूनिक दिखे, नहीं तो अगर तुम अलोंग द डायरेक्शन ले लोगे तो हमेशा आप लोग का एंगल ही नहीं बनेगा। या तो यहाँ से चार्ज ले लेते या यहाँ से चार्ज ले लेते, मतलब मिडल और एक्सट्रीम के बीच से कहीं से भी ले लो, सो दैट आप लोग को थोड़ा आइडिया लगे कि भाई कुछ एंगल वैंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है। ठीक, ये आप लोग का तरीका होता है पहले तो बेटा चार्ज लेने का। ठीक है, तो ये लिया। अब बेटा सिंपल सी बात है, अगर तुम ध्यान से देखो ये पॉइंट से अगर तुम फील्ड देखते तो ऑब्वियसली वो इस डायरेक्शन में जाती, तो डायरेक्शन आप लोग का ये है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर डायरेक्शन ये है तो देयर इज एन एंगल बीइंग मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एक्स डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर मुझे ढूंढना है, तो उस डिस्टेंस से अगर मैं बेटा ये वाला एंगल थीटा मार्क कर दूं तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट चीज़ ये वाला थीटा हो जाएगा। तो अगर बेटा डी क्यू चार्ज है तो वो ऑब्वियसली डीई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। डी क्यू चार्ज मतलब वेरी वेरी स्मॉल चार्ज विल प्रोड्यूस वेरी वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात है। बट तुम लोग एक चीज़ देख सकते हो बेटा, दिस डी विल बी रिजॉल्व्ड इन टू कॉम्पोनेंट्स, वन इन द डायरेक्शन ऑफ वन ओवर हियर विच विल बी डी साइन थीटा, हम लोग को पता है ऑपोजिट एंगल पर डी होता है, साइन थीटा होता है, और ये हो जाएगा बेटा डी कॉस थीटा। एंड ज़रा ध्यान से हम लोग समझेंगे कि हम लोग को बेटा क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की टेकन इनटू कंसिडरेशन आएगी या सिर्फ एक ही आएगी। अब वो चीज़ को समझना है। अब वो चीज़ को कैसे समझते हैं बेटा, दो तरीके से समझते हैं। वन इज़ आइदर यू इंटीग्रेट, अभी मैं समझाऊंगा, और तुम्हारा इंटीग्रेशन का ही आंसर 0 आ जाएगा, या फिर तुम इस पर बेसिक लॉजिक लगा सकते हो। जो मैं बोलता हूँ सेकंड वाला स्टेप हमेशा आसान होता है, पहले वाले स्टेप पे डिफ़िकल्टी क्या होती है बेटा कि आप लोग को ना बेटा बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है इस बात की आप लोग को मेहनत करनी पड़ती है कि आप लोग इंटीग्रेशन पूरा निकालो दूसरे वाले सेगमेंट का। इसमें क्या करना पड़ता है, ज़रा ध्यान से हम लोग बात करेंगे। हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पर एक चार्ज का स्पीशी ले लो। अब ये जब आप लोग की बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो ये कुछ ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगी, ये वाली है ना, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगी। अगर ये इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगी, जस्ट ऑपोजिट एंड है, तो ये भी तो एंगल बेटा थीटा बनाएगी, क्योंकि अगर ऊपर वाला थीटा बना है, क्योंकि एक सिमेट्रिक फिगर है, तो ये भी थीटा। तो बेटा इसको भी अगर तुम रिजॉल्व करोगे तो इसका भी वेक्टर डी कॉस थीटा में आएगा और एक डी साइन थीटा में आएगा। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है वो आप लोग का डी कॉस थीटा में बन जाएगा और डी साइन थीटा में। क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑपोजिट एंड वाली चीज डी साइन थीटा और डी साइन थीटा को काउंटर बैलेंस कर देगी? ठीक है, जितना ऊपर डी साइन थीटा उतना नीचे डी साइन थीटा। क्या मैं बोल सकता हूं ड्यू टू दिस कॉम्पोनेंट मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही बन रही है, क्योंकि एक ऊपर का डायरेक्शन एक नीचे का डायरेक्शन और वो भी सेम वैल्यू का, तो 0 हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा ये समझ सकते हो कि अगर मैं ऑपोजिट एंड वाली चीज़ें कंसिडर करता हूँ तो बेटा मुझे ये हिंट मिल जाता है कि भाई मुझे कोई चीज़ को कैंसिल आउट करना है या नहीं करना है। तो ये चीज़ बेटा बस दिमाग में लगानी है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ यहाँ से पता क्या लग रही है कि भाई मेरा जो डी साइन थीटा वाला जो कॉम्पोनेंट है वो तो बेटा पूरा का पूरा कैंसल आउट ही हो जाएगा, तो मेरा जो कॉम्पोनेंट बचेगा वो सिर्फ डी कॉस थीटा बचेगा। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो मैं क्या करूँगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा कर दूंगा। क्यों इंटीग्रेट करते हैं बेटा, क्योंकि हम लोग वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू लिए, तो वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज़ को बार बार जोड़ने का, क्योंकि अभी हम लोग ने इस पॉइंट पर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू लिए, फिर इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। इंटीग्रेशन का मतलब है आप पूरा का पूरा सरफेस को कवर कर लेते हो, इसको बेसिकली सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, बट आप लोग बेसिक इंटीग्रल ही अभी के लिए समझो। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप पूरे के पूरे सरफेस के चार्जेस को कंसिडर करके एक फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ला करके दोगे। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो
ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से बेटा प्रोड्यूस हुई थी, डी क्यू चार्ज की वजह से, है ना, ऊपर हम लोग ने डी क्यू बनाया था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के डी क्यू, के टाइम्स डी क्यू मतलब वो जो चार्ज लिया है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से डी क्यू इज लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के डी क्यू, क्योंकि चार्ज की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है तो इसलिए मैंने डी क्यू चार्ज लिया है। अब बेटा बात आती है डिस्टेंस की, बात किसकी आती है, डिस्टेंस की बात आती है। बेटा ये सोच, ये डिस्टेंस मेरा x दिया हुआ है क्योंकि मुझे x पॉइंट के आसपास ढूंढनी थी, ये डिस्टेंस तो मेरा बेटा r है, क्योंकि अगर सर्कुलर लूप है या फिर रिंग है तो उसका ऑब्वियसली एक रेडियस होगा r, ठीक है, रिंग का रेडियस होगा r। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस पाइथागोरस बेसिक समझ में आ गया, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देख, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर क्या है मेरा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, इनटू बेटा अभी भी मेरा बचा है कॉस थीटा, इनटू मेरा अभी भी बेटा बचा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बेटा मेरा क्या होगा, कॉस थीटा मेरा क्या होगा, थीटा ये रहा बेटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि तूने थीटा मेंशन किया हुआ है, इनटू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, सिंपल सी बात है, यहां से अगर तुम ध्यान से देखो, के एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर बेटा ये 3/2 बन जाएगी। क्यों 3/2 बन जाएगी बेटा, खुद सोच, ये वैल्यू है 2 इंटू हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है, हाफ इंटू 2 करेगा तो 1 आएगा, और ये वैल्यू है हाफ, क्योंकि ये सेम चीज़ लिखी हुई है तो एक्सपोनेंट्स गेट एडेड अप, 1 प्लस हाफ इज 3/2। और इंटीग्रेशन आप लोग का अभी भी डी क्यू बचा है बेटा, इंटीग्रेशन अभी भी आप लोग का बेटा क्या बचा है, डी क्यू बचा है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, डी क्यू का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये मैं बेटा वैल्यू कहाँ से लाऊंगा, ये चीज़ तेरे को सोचनी है। तो बेटा खुद आप लोग बेसिकली यहाँ से क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि मैं डी क्यू की वैल्यू कहाँ से लाऊं। तो मैं डी क्यू की वैल्यू बेटा क्या मैं यहाँ से ला सकता हूँ बेटा, क्यों मैं लेमडा के टर्म्स में लिखूंगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है कि जो रिंग है उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, मतलब लेमडा की वैल्यू बेटा मेरी फिक्स है। तो क्या मैं बेटा यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि मेरी डी क्यू की वैल्यू बेटा लेमडा डी एल हो जाएगी, मेरी डी क्यू की वैल्यू बेटा लेमडा डी एल हो जाएगी। थोड़ा सा मुझे फास्ट क्या करना पड़ेगा, यस 26 मिनट्स हो गए। तो के एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब तुम लोग सोचोगे भाई ये इसने बाहर कैसे निकाल लिया इंटीग्रेशन के, ये तो गलती हो गई। और क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा डीएल, तो लेमडा भी बाहर आ जाएगा, अब सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल बचेगा। अब इंटीग्रेशन डीएल हम लोग कहाँ से कैसे सोचते हैं बेटा, वो चीज़ तुम लोग को ये भी आनी चाहिए कि लिमिट्स कैसे लिखते हैं। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है कि आप पूरी लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा, पूरी लेंथ को इंटीग्रेट। तो खुद सोचो, ये वाला पॉइंट अगर आप इनिशियल पॉइंट ले रहे हो तो यहाँ पर तो कोई लेंथ नहीं है, मतलब जीरो लेंथ है, आपने स्टार्ट किया, और जब आप पूरा घूम के आ गए, तो आप कितना डिस्टेंस घूम के आए, 2 पाई आर, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, सही बात है। तो बेटा मेरी लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 2 पाई आर, एंड हेंस मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो के लेमडा एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू डी एल लेंथ, जो कि हो जाएगी 2 पाई आर। समझ में आई बात, ये मेरा बेटा फाइनल रिजल्ट होगा। अब इस फाइनल रिजल्ट को और भी बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, इस फाइनल रिजल्ट को और भी बहुत ज्यादा तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मेरा अलार्म बज गया, तो इसको और फाइनल तरीके से क्या लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है, 2 पाई ये जो लेमडा है बेटा, लेमडा को आप क्या लिख सकते हो बेटा, क्यू डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, भी, क्योंकि टोटल चार्ज
क्यू टोटल डिवाइडेड बाय लेंथ, टोटल भी लेमडा ही होता है क्योंकि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ भी लेमडा है। क्यू टोटल को क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेंथ टोटल तो बेटा मुझे भी पता है 2 पाई आर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ लेमडा इंटू 2 पाई आर की वैल्यू मेरी कैपिटल क्यू आ गई, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द होल रिंग। तो बेटा लेमडा इंटू 2 पाई आर, इसको फाइनल आंसर को बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा यही चीज़ है तुम लोग का फाइनल, फटाफट से देखो, वो हम लोग इसके ऑब्वियसली अभी पढ़ेंगे, बस तुम लोग एक बार रिजल्ट देख लो बेटा, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आई हैव टू पॉज क्योंकि टाइम हो गया है मेरे हिसाब से, यस ऑल राइट। तो यार ये तो प्रूफ कर दिया, अब एक बार बुक में क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। तो एक और बार मैं रिपीट कर दूं पूरे प्रूफ के बारे में। हम लोग ने क्या किया था, एक रिंग ली थी, ठीक है, मुझे वापस नींद आ गई यार लेक्चर रिकॉर्ड करते करते, मैं फिर सो गया, मैं अब फिर उठाऊँ फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भाई हालत बहुत ख़राब है। बट तुम लोग बस जुड़े रहना यार, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, सब कुछ समझा के जाऊँगा हर एक क्वेश्चन। और अभी मैंने देखा कि एक जेई का क्वेश्चन मेरे सामने आया, ठीक है, तो मैं अभी बुक खोल करके ही बैठा हूँ, मैं हमेशा बुक खोल करके बैठता हूँ। यहाँ पर मेरी मैथ्स की रखी रहती है, मेरी यहाँ पर केमिस्ट्री की रखी रहती है, जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ कि भाई कोई क्वेश्चन रिलेटेबल लग रहा है कि तो अभी करवा देता हूँ। मैंने क्या बोलता है, ये सर्कुलर रिंग है, यहाँ पर एक मैंने छोटू सा चार्ज का स्पीशी मांगा, उसकी वजह से चार्ज स्पीशी मतलब चार्ज लिया, उसकी वजह से जो एक्सिस बनाई है मैंने सेंटर टू सेंटर जो मैंने ज्वाइन की है, ठीक है, सेंटर ऑफ द रिंग से लेकर के जो आप लोग का कोई भी पॉइंट है अगर मैंने लिया है तो वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की थी। एंड बस यही हम लोग का यार कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो एक बार देख लेते हैं, अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ चार्ज आर हैज़ अ टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कम्फरेंस, ठीक है, देख लो ओवर इट्स सर्कम्फरेंस है। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P दैट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है, लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। We divide the ring into infinitesimally segments of length. देखा, each segment has a charge dq and act as a point charge source. Let d be the electric field from one such segment. The net electric field at P is then sum of all contributions dE from all the segments that make up the ring. If we consider two ring segments at the top and the bottom of the ring, we see that the contribution dE to the field at P from these segments have the same component x component but opposite y components, hence the total y component of field due to their pair segment is 0। जो मैंने अभी अभी आप लोग को बताया था, अगर आप opposite component उसका लेते हो तो वो लोग जो आप लोग का साइन थीटा वाला component है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब कैंसिल ऑफ कर देंगे और आप लोग का आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। When we add up the contribution from all such pairs of segment, the total electric field E will have only a component along the ring symmetry axis with no component perpendicular to that axis। मतलब y और z का कोई component नहीं आएगा, सिर्फ E of x component आएगा। ये देखो मैंने obviously ये स्टेप बाद में लिखा तुम लोग के लिए, बट मैंने यही बताया था बेटा, dq by dl is equal to q by total length, q total by l total which is equal to lambda, ठीक है। फिर हम लोग ने बेटा बस वही सब्स्टिट्यूशन गेम खेला, फिर इन्होंने भी इंटीग्रेट किया और ये आंसर आया, ठीक है। फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन वी कैन सी दैट ई एक्स 0 है, व्हेन एक्स इज 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेंटर इज 0, फील्ड इज 0 एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ये रिजल्ट बेटा याद रखना है, वी शुड एक्सपेक्ट दिस चार्जेस ऑन द ऑपोजिट। अगर कोई तुमसे वैसे भी पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनसाइड, या अगर तुम्हें पूछे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, क्या बोलेंगे इंग्लिश क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर रिंग के लिए तुम्हें बीचों बीच पूछा जाए तो तुम क्या करोगे, गॉस लॉ लगाते, आंसर वैसे भी 0 ही आता क्योंकि भाई चार्ज ही कंटेन नहीं होता ना अंदर। तो यहाँ से भी देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो वी शुड एक्सपेक्ट दिस चार्जेस ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिंग वुड पुश इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन अ टेस्ट चार्ज एट द सेंटर एंड फोर्सेस वुड ऐड अप टू 0। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई ये वाला चार्ज जो है, ये वाला चार्ज पर ये वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इधर के चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे समझाया कि ऐसे भी, बाकी तो हमें गॉस से पता है कि आंसर 0 ही आना था क्योंकि चार्ज ही एनक्लोज नहीं हो रहा। बाकी ई एक्स इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, अगर एक्स की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन आ रहा है। देखो बेटा अगर एक्स की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन आ रहा है तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेक्टेड ऑफ, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ने पढ़ी थी डाइपोल के अंदर भी। तो अगर ये वैल्यू हम लोग बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट ऑफ कर दें तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, नीचे एक्स क्यूब रह जाएगा, एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज
एक्स स्क्वायर इटसेल्फ। सो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और के क्यू बाय एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है कि आप लोग की जो रिंग होगी वो एक पॉइंट चार्ज क्यू की तरह ट्रीट होगी और बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला आ गया। व्हेन द पॉइंट पी इज मच फादर फ्रॉम द रिंग इट्स फील्ड इज द सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज टू एन ऑब्जर्वर फार फ्रॉम द रिंग वुड अपीयर लाइक अ पॉइंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड रिफ्लेक्ट्स दिस। Ex will be maximum where dex by dx is equal to 0। ठीक है, ये बेटा ये कॉन्सेप्ट पर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, Ex will be maximum where डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन बेटा अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी तुम लोग को एक बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज ये खत्म करवा के जेई का एक क्वेश्चन करवाने के बाद जेई का एक और क्वेश्चन जो मैक्सिमम वाले आजकल की डेट में आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, वो भी मैं तुम लोग को यहाँ पर अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया बेटा, ये कॉन्सेप्ट आया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। वापस मैं भूल गया कि मैंने ऑन किया या नहीं। हाँ ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आया बेटा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जैसा जो आप लोग का क्लास 12 का चैप्टर है, अभी के लिए बस तुम लोग को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोग को कभी भी मैक्सिमाइज करनी है तो आप लोग को क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन लगाना होता है। आप लोग को जो आप लोग का वेरिएबल है, आप लोग ने एक्स वेरिएबल लिया था ना एट अ गिवन पॉइंट एक्स, क्योंकि आर तो आपका कांस्टेंट था, रेडियस आपका कांस्टेंट था रिंग का, आपने वेरिएबल क्या लिया कि कोई भी एक्स डिस्टेंस पर, तो उस वेरिएबल से आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली डिफरेंशिएबिलिटी का है। ऑब्वियसली फॉर अ नीट स्टूडेंट दिस विल बी समथिंग वेरी ऑकवर्ड कि एक्चुअल में क्या होता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं बता पाऊँ। ठीक है, बाकी डिफ्रेंशिएटिंग ई पार एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पुटिंग इट इक्वल टू 0 वी गेट एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट 2। तो बेटा ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर ये चीज़ तुम लोग को याद है तो बेटा वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन जो ये 2022 का पेपर में आज भी बोलता हूँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बने थे जेई में। ठीक है, तो ई एक्स विल बी मैक्सिमम वेयर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू 0। एंड जब आप लोग ये डिफ्रेंशिएट करोगे ना, जिन लोगों को डिफ्रेंशिएट करना आता है वो लोग डिफ्रेंशिएट करके देखना, वो लोग ये वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करके देखना। इधर बेटा u बाई वी रूल लगेगा वेर u विल बी x एंड v विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो u का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 एंड v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा, 3/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ इंटू 2x। ठीक है, तो ये आप लोग का पूरा डिफ्रेंशिएशन होगा। u डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर लगाना, u डैश वी माइनस वी डैश यू को इक्वल टू 0 करना। देखो मैं पूरा स्टेप भी बता रहा हूँ। ठीक है, एंड आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो जो आप लोग की x की वैल्यू आएगी वो आएगी r बाई रूट 2। ठीक है, मैंने तुम्हें स्टेप्स बता दिए, जिनको डिफ्रेंशिएशन आता है वो करो, जिनको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है मारो गोली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरी तरफ से मैंने तुम्हें बता दी, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो ऑब्वियसली बताऊंगा कि ये कैसे आता है। अभी के लिए तुम रिजल्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ रिंग इज ऑन द पॉइंट r बाई रूट 2। ठीक है, तो ये होता है। एंड इलेक्ट्रिक मैक्स फील्ड ये आती है, वो तो तुम r बाई रूट 2 इधर सब्सटीट्यूट कर देना, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो बस ये रिजल्ट याद रखना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड r बाई रूट 2 पर आती है। अब बेटा हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट लाइन चार्ज। ठीक है, लेंथ 2a दी हुई है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज बेटा, किसकी वजह से, लाइन चार्ज की वजह से। तो लाइन चार्ज में ऐसा क्या अलग है वो देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बेटा, लाइन चार्ज है मतलब वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है मतलब लेमडा लगेगा। लेमडा क्या होता है बेटा, डी क्यू बाई डी एल, अभी अभी हम लोग ने समझा था, और ये होता है बेटा क्यू टोटल डिवाइडेड बाय लेंथ टोटल। सिंपल सी बात है, क्यू टोटल यहाँ पर इन्होंने क्यू दिया हुआ है बेटा, हमेशा वो आप लोग को देंगे कि टोटल चार्ज कितना है। लेंथ टोटल आप लोग का बेटा यहाँ पर 2a है, ये भी दिया हुआ है कि लाइन चार्ज या जो आप लोग की लेंथ है वो टोटल आप लोग का 2 है। अब बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको जरा हम लोग ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये बेटा लेट सपोज आप लोग की लाइन चार्ज है। ठीक है, ये आप लोग की बेसिकली लाइन चार्ज है, रुक जाओ। ठीक है, ये आप लोग की बेसिकली बेटा लाइन चार्ज है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ऑब्वियसली
इसके सेंटर से, सेंटर मतलब जो आपकी एक्सेस है, क्योंकि आपको एक्सेस पर ही ढूंढना है, ठीक है, आपको एक्सेस पर ही ढूंढना है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, सेंटर से एक एक्स डिस्टेंस कंसिडर कर लूँगा बेटा, जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पॉइंट पर एक Q0 टेस्ट चार्ज डाल दूंगा, ठीक है। अब बेटा बात सिंपल सी है, ये टोटल लेंथ अगर कोई मुझसे पूछे तो ये लेंथ बेटा ए है, क्योंकि एक्सेस हमेशा सेंटर पर होती है, ये लेंथ भी बेटा मेरे पास ए है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर तुम्हें ये ए लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि ये ए है, सिमिलरली ये भी ए है तुम लोग का, तो अब बेटा बात करते हैं, हम लोग को किसी भी पॉइंट पर एक डी क्यू चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर बेटा डी क्यू चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये रहा मेरा एक डी क्यू चार्ज। अब बेटा अगर मेरे पास यहाँ पर एक डी क्यू चार्ज है, यहाँ पर अगर मेरे पास एक डी क्यू चार्ज है, तो ये जो लेंथ इसकी होगी वो बेटा डी एल लेंथ होगी, वो बेटा डी एल लेंथ होगी। एंड क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई एल लेंथ मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी, कोई एल लेंथ मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है बेटा, क्या ये बात समझ में आती है तुम लोग को, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं एट द टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं ले रहा, अगर मैं एट द टॉप मोस्ट पॉइंट लेता तो भाई लेंथ मेरी ए हो जाती, लेकिन मैं तो बेटा बीच में, क्योंकि मैंने तुम लोग को क्या समझाया, जो भी चार्ज तुम्हें लेना पड़ता है, जो भी चार्ज तुम्हें लेना पड़ता है, वो तुम फाइनल और इनिशियल मतलब जो मिडल पॉइंट है उसके बेटा हमेशा बीच में लिया करो। क्या लिया करो, बीच में लिया करो, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पर मुझे कोई एक लेंथ भी कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी टोटल लेंथ ए है, लेकिन ये लेंथ तो मुझे नहीं पता ना, तो मैंने उसको एल कंसीडर कर लिया बेटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान देना, इस पॉइंट से बेटा वापस वही इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढूंगा, जो कि ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जाएगी। सिंपल सी बात है, एंगल थीटा बना करके जाएगी, ये भी मुझे पता है। दो कंपोनेंट मेरे बनेंगे बेटा, एक डी कॉस थीटा बनेगा, क्योंकि ये मेरी डी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों डी है, क्योंकि डी क्यू चार्ज की वजह से है, तो डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगी बेटा मेरी डी साइन थीटा। क्यों कॉस थीटा इधर, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से ये वाला एंगल मेरा थीटा हो जाएगा। वापस बेटा उस पॉइंट पर आ जाओ कि भाई सिमिलरली अगर उसका ऑपोजिट एंड पर यहां पर एक चार्ज कंसीडर किया, उसकी वजह से बेटा वापस सेम चीज होगी कि डी मेरी यहां पर बनेगी, फिर उसके कंपोनेंट्स बनेंगे। अगर मेरा ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, फिर मेरे डी कॉस थीटा कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला डी कॉस थीटा, ये वाला डी साइन थीटा। ऑब्वियस सी बात है, डी साइन थीटा और डी साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसलिए बेटा डी साइन थीटा को हम लोग मारेंगे गोली, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन हम लोग को मिलेगा, ठीक है। जो अभी तक करते आ रहे बिल्कुल सेम होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बेटा डी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। चलो अब इसको बेटा हम लोग को बस कैलकुलेट करते रहना है, दिमाग लगाते रहना है। तो बेटा डी क्या होगा, के डी क्यू, क्योंकि डी क्यू चार्ज की वजह से है, वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंटल चार्ज की वजह से है ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय बेटा डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, ये बेटा एल है, ये बेटा एक्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। सही बात है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक सेकेंड रुको यार, गर्मी हो गई। ऑल राइट, ठीक है। तो ये बेटा हो गया, समझ में आया पक्का, ठीक है। अब बेटा अगर तुम्हें यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई है, अब बेटा हम लोग को कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक्स डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेंथ, ठीक है। और अभी भी हमारा इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक। अब बेटा बात ये आएगी कि के एक्स, ठीक है, क्यों मैंने, अच्छा अब जरा ध्यान से समझना, ये वापस वही चीज हो जाएगी बेटा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बन जाएगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पावर 3/2 हो जाएगी, 1 + हाफ। अब बेटा तुम लोग क्या ये चीज सोच सकते हो, पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा मैंने ये चीज डिनोमिनेटर में नहीं डाली थी, बल्कि इस वाले में मैंने डाली है। ऐसा क्यों है बेटा, बेटा इंटीग्रेशन में हमेशा वो वाले पार्ट आते हैं जो आप
वेरिएबल क्वांटिटी में कंसिडर करते हो। आप खुद सोचो, ये जो एल है बेटा वो फिक्स्ड है। पिछले बार के क्वेश्चन में हम लोग का, अगर तुम लोग को ध्यान हो तो आर आया था बेटा। ये देखो इधर बेटा मेरा आर था, आर वॉज फिक्स्ड, एक्स वॉज फिक्स्ड, कि भाई मैं इस पॉइंट पर ले रहा हूं, ठीक है, कि मैं इस पॉइंट पर ही एक्स की वैल्यू लेकर के ही डिफाइन कर रहा हूं और चीजों को कैलकुलेट कर रहा हूं। माई आर वॉज फिक्स्ड कि मुझे कितने इस पर लेना है बेटा, ये पॉइंट मेरा फिक्स था। लेकिन वहीं पर बेटा इधर देखे तो एल इज नॉट फिक्स्ड। मैं ऑब्वियसली डी क्यू चार्ज यहां भी ले सकता था, मैं डी क्यू चार्ज यहां भी ले सकता था, मैं एल इज नॉट फिक्स्ड। समझ में आया? इसलिए बेटा वो भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि इंटीग्रेशन में रहेगी। यही सारे बेसिक्स अगर आप लोग को इंटीग्रेशन के पता है, आई डाउट तुम लोग को इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी फिजिक्स के अंदर। अगर ये चीज़ समझ में आई बेटा, तो अब क्या हो जाएगा, सॉरी अब क्या हो जाएगा, अब मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा इस चीज़ को, इज इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू। बेटा डी क्यू की वैल्यू क्या है, डी क्यू की वैल्यू क्या है, डी क्यू की वैल्यू है डी क्यू बाई डी एल इज इक्वल टू क्यू बाई टू है, मतलब डी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी एल बाई टू है। ठीक है, यहां से बेटा डी एल उड़ करके इधर चला जाएगा। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू डी एल बाई टू है। सो के एक्स इंटीग्रेशन डी क्यू आ जाएगा क्यू डी एल, सॉरी क्यू डी एल बाय टू ए इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा जी, अब बेटा यहां से कांस्टेंट वाली चीज़ें बाहर निकाल लो, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2a आपका और बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्योंकि कांस्टेंट है बेटा, क्यू कांस्टेंट है, टोटल चार्ज है, 2a कांस्टेंट है, उसकी लेंथ 2a फिक्स है। तो अब इंटीग्रेशन में बेटा सिर्फ और सिर्फ इतना बचा, dl डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बेटा प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम लोग को क्या इसके इंटीग्रेशन आती है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन तुम पर रेज होगा, तो अब मैं इसको समझाऊं या रिजल्ट लिख दूं सीधा, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये क्लिक नहीं हो रहा है कि मैं क्या करूं। तुम लोग बताओ कैसे करना है, मैं सीधा रिजल्ट लिख दूं? क्योंकि इंटीग्रेशन अगर मैं समझाने बैठा तो देखो यार, मैं कोशिश करता हूँ, अगर तुम लोग को इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पता है तो, ठीक है, अगर तुम लोग को इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पता है तो यहाँ पर बेटा इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो बताता हूँ। एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एल की वैल्यू हम लोग एल की वैल्यू एक्स इंटू टैन थीटा ले लेते हैं। एक्स इंटू क्या करते हैं बेटा, टैन थीटा ले लेते हैं। ये बेटा सब्स्टिट्यूशन का तरीका होता है इंटीग्रेशन ढूंढने का, ठीक है। फिर उसके बाद यार अब यहाँ पर ऑब्वियसली तुम फंसोगे, मैं कोशिश कर लेता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है। डिफरेंशिएशन इन लेंथ करोगे तो आप लोग का, क्योंकि आप लोग ने वेरिएबल क्या लिया बेटा, थीटा लिया है वेरिएबल, तो आप लोग का x तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर ये तुम लोग को समझ में आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। मैं सिर्फ लिख देता हूँ बेटा इधर, आई होप हम लोग का आंसर करेक्ट ही बन रहा होगा यहाँ से। और लिमिट्स भी मुझे अभी तो बतानी है, dl तुम्हारा बन रहा है x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा बेटा वो भी ज़रा ध्यान देना, नीचे बनेगा एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। यहाँ से x तुम्हारा एक्स स्क्वायर कॉमन आउट हो जाएगा, टैन स्क्वायर प्लस 1 जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, उस पूरे का रूट है, उस पूरे की पावर 3 है। रूट मतलब पावर हाफ, मतलब आपकी 1/2 है ना, पावर 1/2 इंटू 3, तो 1/2 का रूट हो गया, पावर 3 हो गया, तो यहाँ से x सेक थीटा ये आप लोग का बन जाएगा। समझ में आई बात? फिर आपके पास ये x से x कैंसिल होगा, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा आप लोग का कैंसिल होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के पास बचेगा सेक थीटा डी थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन, अब
सॉरी माय बैड, एक सेकेंड, इधर एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा बचेगा, ठीक है, तो माय बैड, ये पूरा कैंसिल होकर के नीचे सेक थीटा बचेगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर अभी भी बचेगा, ठीक है। एक सॉरी, वो मुझसे गलती हो गई, मैंने यहाँ पर क्यूब नहीं देखा, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये डी थीटा डिवाइडेड बाय तुम्हारा एक्स स्क्वायर सेक थीटा बचेगा एंड देन इट विल बिकम 1/x² आपका एक बार के लिए बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का बचा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2a(x²) आप लोग का बाहर आ गया इंटीग्रेशन से डी थीटा अपॉन सेक थीटा, जिसको मैं ऑब्वियसली क्या लिख सकता हूँ बेटा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, अच्छा ये इस पे भी आप लोग बेटा एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये वाला एक्स मैं भूल जाऊँगा, यहाँ से 2ax हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये बेटा 1/sec थीटा आपका cos थीटा होता है, cos थीटा डी थीटा आप लोग का क्या होता है बेटा, cos थीटा डी थीटा कितना होता है आप लोग का, इंटीग्रेशन cos थीटा कितना होता है, साइन थीटा, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा साइन थीटा, बट अभी भी हमारी लिमिट्स लिखनी बची है, तो लिमिट्स मैं थीटा के टर्म्स में नहीं लिखूंगा, हम लोग ने बेटा सबसे पहले सब्स्टिट्यूट क्या किया था, tan थीटा जो कि है l/x, tan थीटा अगर मेरा था बेटा l/x, तो ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना, tan थीटा अगर l/x है तो ये थीटा है बेटा, तो ये √(l² + x² हो जाएगा एंड हेंस आप लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 2ax, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास l डिवाइडेड बाय √(l² + x²। एंड अब बारी है बेटा लिमिट्स की कि l की वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ डालने वाला हूँ। अगर ये तुम लोग को नहीं भी पता तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तुम डायरेक्टली फिर रिजल्ट याद रख लेना, तुम डायरेक्टली क्या करना बेटा, रिजल्ट याद रख लेना, दैट इज़ ओनली द बेटर ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। तुम बेसिकली रिजल्ट याद रखना, मैंने तो बेटा पूरा प्रूफ करवा दिया है, ठीक है, बट आई डाउट तुम लोग को इंटीग्रेशन इतने अच्छे स्टैंडर्ड का आता होगा, बाकी मुझे भी अभी कोई क्लिक नहीं हो रहा है, अगर कोई आइडेंटिटी लिखनी है बस तुम लोग ये चीज़ देख लो फाइनल रिजल्ट, और फिर मैं एंड ही कर देता हूँ, आज ये भारी भरकम हो जाएगा, जो 2 क्वेश्चन है मैं तुम्हें होमवर्क पे दे देता हूँ, तुम लोग को अच्छा लगेगा तुम लोग कर लेना, तुम लोग को नहीं अच्छा लगेगा तुम लोग मत करना, मैं इसको इन डेप्थ ऑब्वियसली यार तब तक नहीं लेके जा सकता जब तक तुम लोग को इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस ना हो, ठीक है। चलो अब बात ये आ जाती है बेटा कि मुझे L की लिमिट क्या लेनी है, यहाँ तक तो ठीक है भूल जाना, बस L की लिमिट लेना सीख जाओ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट लेना सीख जाओ, इसलिए मैंने उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिसको समझ आ रहा है वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आ रहा है बेटा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं L की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉइंट मैं 0 पॉइंट ले रहा हूँ तो ये डिस्टेंस मेरा 2a डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट अगर ये पॉइंट मेरा 0,0 है तो ये पॉइंट मेरा 2a,0 होगा, सही बात है, बट हम लोग y पर ले रहे हैं तो 0,2a होगा, ठीक है, 0,2 होगा। लेकिन कुछ सोचो, मैं हमेशा बोलता हूँ ओरिजिन प्लान करो, और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ बेटा, ओरिजिन कहाँ प्लान करो, सेंटर पर प्लान करो, तो अगर ओरिजिन बेटा मेरा सेंटर पर है, अगर मेरा ओरिजिन बेटा सेंटर पर है, तो ओरिजिन अगर मेरा बेटा ये वाला पॉइंट मेरा अगर ओरिजिन की तरह ट्रीट हो रहा है और टोटल लेंथ मेरी 2a है बेटा, तो दिस लेंथ हैज टू बी 0,-a एंड दिस लेंथ हैज टू बी 0,+a बेटा, हाँ या ना बोलो यार, क्यों बेटा, क्योंकि टोटल लेंथ को 2a होना है, तो a डिस्टेंस ऊपर a डिस्टेंस नीचे, a डिस्टेंस ऊपर 0,a a डिस्टेंस नीचे तो 0,-a, तो बेटा जो लिमिट डलेगी ना बेटा वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से डलती है, हमेशा याद रखना, -a से लेकर के a, समझ में आई बात, समझ में आई। हमेशा ओरिजिन क्या लोगे, सेंटर लोगे, और फिर अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करोगे और फिर लिमिट्स लगा दोगे, तो हेंस योर फाइनल रिजल्ट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पर आप अब -a से a की लिमिट डाल रहे हो, तो L में जब आप पहले a डालोगे तो a अपॉन √(a² + x² बनेगा, ठीक है, और आप लोग फिर नेक्स्ट करोगे तो आप लोग का -a डालेगा तो -a डिवाइडेड बाय वही आ जाएगा आपका a², क्योंकि -a का भी होल स्क्वायर आप लोग का सेम ही होता है, ठीक है। पहले अपर लिमिट डालते हैं बेटा, फिर लोअर लिमिट डालते हैं, जिनको इंटीग्रेशन आता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आता बेटा सीधा रिजल्ट याद रख लेना, k3/2ax इंटू a + a 2a डिवाइडेड बाय √(a² + x², यहाँ से बेटा रिजल्ट में 2a से 2a आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, k3 डिवाइडेड बाय
एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज माई फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये बेटा फाइनल रिजल्ट आया है, समझ में आया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट याद रख लेना एटलीस्ट, रिजल्ट याद रख लेना एटलीस्ट। और यहाँ पर हम लोग लेक्चर भी ख़त्म करेंगे। देखो इन्होंने भी प्रूफ लिखा है, पूरा लिखा है। ऑब्वियसली इन्होंने सीधा ये आंसर लिख दिया बेटा कि ये इसका आंसर आएगा, इन्होंने ये सॉल्व करके नहीं दिखाया, मैंने तुम लोग को ये सॉल्व करके दिखाया कि ये कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। और हमारी देखो मैच कर रही है, हमारा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, हमारा आंसर मैच कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि भाई जो हमने किया है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ठीक है, लिमिट्स हमारी करेक्ट थी, सब कुछ करेक्ट है। ये रिजल्ट कैसे आया, मेरे पास अभी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैं अब अगर कोई इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक, बट तुम लोग ये याद रख सकते हो कि किसका डिफरेंशिएशन ये वैल्यू होता है भाई, एल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये होती है। थोड़ा यार अब आई एम सॉरी बट आई हैड टू डू दिस बिकॉज ये चीज़ लिखी हुई है यार डीसी में, तो मैं क्विट नहीं कर सकता है ना। तो बस ये चीज़ है, बस ये रिजल्ट बेटा लास्ट पे जो 2 पॉइंट है बस ये खत्म कर दो एंड देन वी आर ऑफ द मार्क। इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट ऑफ हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का रूट x होता है तो k क्यू बाई एक्स स्क्वायर वापस आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो लाइन चार्ज आपका पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा। इफ वी मेक द लाइन ऑफ चार्ज लॉन्गर एंड लॉन्गर एडिंग चार्ज इन प्रोपोर्शन टू द टोटल लेंथ, अगर आप लेमडा उसका लेमडा ही रख रहे हो और चार्ज बढ़ा रहे हो उतना ही लेंथ बढ़ा रहे हो, चार्ज बढ़ा रहे हो उतना ही लेंथ बढ़ा रहे हो, तो इनफाइनाइट चार्ज बढ़ा दिया। अगर तुमने इसको इनफाइनाइट चार्ज बढ़ा दिया तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि उन्होंने इसका क्या किया है, अगर तुम इनफाइनाइट चार्ज बढ़ा दो तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पर बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, इन दिस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इन्होंने क्या किया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 2 इधर दे दिया। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 2 इधर दे दिया। तुम नहीं भी दोगे, बस आप लोग क्या करो बेटा, एक्स कॉमन लेकर के, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के बाहर भेज दो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के बाहर भेज दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, अगर ऊपर में Q, ठीक है, अगर तुम लोग को ध्यान में आ रहा है, मैं तुम लोग को इसका बेसिक तरीका बताया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बस बेसिक तरीका याद रखो, ये तुम लोग वापस वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस है, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस है, ए की वैल्यू नहीं है, ए बहुत ज़्यादा ए ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ए ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, देखो ठीक है, ए ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि अब क्या होगा बेटा, ध्यान देना। ठीक है, ये ऑब्वियसली ऐसे मत डालो, खुद सोचो, अगर मैं लाइन चार्ज को इनफाइनाइटली लॉन्ग कर दूं तो मेरा ए वाली वैल्यू तो इन्फिनिटी टच कर जाएगी। अगर ए वाली वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एक्स स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा दिखने लगेगा, मुझे एक्स स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा दिखने लगेगा। तो बेटा खुद सोचो, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं के लिखता हूँ ऊपर, के क्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्स, और ये वाली वैल्यू से आपका ए बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा दिखेगा, मतलब एक्स 0 हो जाएगा, तो आप लोग का ए बाहर आ गया। ठीक है, आप लोग का ए बाहर आ गया। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान में दो, थोड़ा सा ध्यान में दो, अगर मैं इंटू 2 इधर कर दूं, इंटू 2 इधर कर दूं, तो 2k डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटू 2a, और याद करो q बाई 2a क्या था, लेमडा था, q बाई 2a क्या था, लेमडा था, 2k लेमडा बाय x। बेटा ये फॉर्मूला याद आ रहा है, 2k लेमडा बाय x, इनफाइनाइट वायर का, ये जो हमने लॉन्ग वायर का प्रूफ किया था बेटा 2k लेमडा बाय x, मैंने तुम लोग को बताया था कि ये डायरेक्टली आप लोग का रिजल्ट आता है, गॉस लॉ से हम लोग ने प्रूफ किया था, याद है, ये वही आंसर है, समझ में आया। ठीक है, q बाई 2a लेमडा लिया था, वो हम लोग ने स्टार्टिंग में लिया था, तुम लोग को याद हो, q डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो ये बेटा ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, एंड यस हम लोग को यहाँ से एक चीज़ पता लग रही है, e इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ये इसका ग्राफ बनेगा बेटा, ठीक है, हाइपरबोलिक ग्राफ, एंड बस ये आप लोग का हो गया सॉल्व। ठीक है, सो विद दिस गाइज आई एंड दिस, ये भी काफ़ी ज़्यादा था आज के लिए, इसलिए मैंने इधर ही एंड कर देता हूँ, वैसे तो मेरा मन था कि मैं और करूँ, बट ठीक है, ये सैचुरेट हो जाता है बेटा जब इंटीग्रेट लगता है ना, तो इसलिए आज इतना कर लो, 2 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, वो कर लेना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।